मार्शल सम्राट फ्रॉम मॉडर्न वर्ल्ड एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। तो चलिए आज एपिसोड 301 से 310 तक सुनते हैं। अब जब परमार परिवार उन पर इतना दबाव डाल रहा है तो वे हमीर शर्मा को हटाकर मुझे अध्यक्ष जरूर बनाएंगे। अर्णव ने कहा, जब तक कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता तब तक सब कुछ सिर्फ अटकलें हैं। और मैं देख सकता हूं कि आपके चचेरे भाई बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वे अध्यक्ष पद नहीं छोड़ेंगे। सानवी ने कहा, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे शर्मा परिवार में दादाजी का पूरा दबदबा है। अगर वे एक शब्द भी बोल दे तो मेरा चचेरा भाई न चाहते हुए भी मान जाएगा। वो आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उत्साह से बात कर रही थी कि अचानक उसके हाथ में मोबाइल की घंटी बजी। ये देखकर कि कॉल उसके पिता का था, उसने आंसर बटन दबाया। फोन के दूसरी तरफ सुरेश शर्मा ने धीमी आवाज में कहा, सानवी, जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे दादाजी चले गए हैं। दादाजी कहाँ गए? उत्साह में डूबी सानवी को कुछ देर तक सुरेश शर्मा की बात समझ नहीं आई। सबसे खास बात यह थी कि उसका अभी अभी चित्रसेन शर्मा से झगड़ा हुआ था। उस समय बूढ़े व्यक्ति अभी भी बिल्कुल सामान्य थे, इसलिए उसने बाकी जगहों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। सुरेश शर्मा ने फिर कहा, तुम्हारे दादाजी का मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन से अचानक निधन हो गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सानवी चौंक गई। हालांकि वो उस बूढ़े आदमी की पितृसत्तात्मक पसंद से थोड़ी असंतुष्ट थी, फिर भी उसकी भावनाएं बहुत गहरी थी। ये खबर सुनकर वो स्तब्ध और दुखी थी। फोन रखते ही उसने झट से कहा, अर्णव, जल्दी से मेरे घर चलो, मेरे दादाजी का अभी अभी देहांत हुआ है। अर्णव ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और तुरंत गाड़ी घुमाकर शर्मा ग्रुप की तरफ तेज रफ्तार से चल दिया। अर्णव शर्मा परिवार के विला में साथ आया। अंदर घुसते ही सानवी रुंधी हुई आवाज में चिल्लाई, दादाजी, दादाजी कहाँ है? बोलते हुए उसने इधर उधर देखा, जैसे आखिरी बार चित्रसेन शर्मा को देखना चाहती हो। तू कुतिया, तूने अपने दादाजी को मार डाला, तू क्या ढूंढ रही है? नीला देवी ने गुस्से से सानवी को डांटा और अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी छड़ी से जमीन पर थपथपाया। सानवी दंग रह गई। दादी, आपने क्या कहा? मैंने दादाजी को कब नुकसान पहुंचाया? नीला देवी चिल्लाई। क्या अभी तू बहस कर रही है? सिर्फ इसलिए कि तू शर्मा परिवार का अध्यक्ष पद छीनना चाहती है। तेरे दादाजी बहुत नाराज हो गए और वह ये नामुमकिन है। सानवी ने कहा, जब मेरे दादाजी और मेरा ब्रेकअप हुआ था तब उन्हें कोई परेशानी नहीं थी और वे नाराज भी नहीं थे। तुम कैसे कह सकती हो कि मैं पागल थी? भाई हमीर शर्मा ने कहा, सानवी, बहाने बनाना बंद करो। दादाजी के निधन के समय मैं वही था। जाहिर है तुम पर गुस्सा करने की वजह से मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ था। अगर आज तुमने कोई परेशानी नहीं खड़ी की होती तो दादाजी की मौत बिल्कुल नहीं होती। सानवी ने गुस्से से कहा, हमीर, तुम मेरी बेवजह आलोचना कर रही हो। तुम दादाजी के आसपास रहते हो, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुमने ही उन्हें गुस्सा दिलाया है? और उसने शुरू में तो यूं ही और गुस्से में ये बात कह दी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये हमीर शर्मा के फेफड़ों पर असर करेगी। उसने तुरंत गुस्से से कहा, सानवी, अगर हिम्मत है तो फिर से कहो। छोटी कुतिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। जब पोते और पोती में झगड़ा हुआ तो नीला देवी ने स्वाभाविक रूप से हमीर शर्मा का पक्ष लिया, अपने हाथ में बैसाखी उठाई और सानवी के सिर पर दे मारी। घटना इतनी अचानक घटी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि बुढ़िया कहते ही कोई कार्रवाई करेगी। जैसे ही बैसाखी सानवी के सिर पर गिरने ही वाली थी कि अचानक आसमान से एक बड़ा सा हाथ उसके पास आया। अर्णव ने ही कार्रवाई की, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो सानवी को अपने सामने पिटते हुए नहीं देखेगा, चाहे प्रतिद्वंद्वी नीला देवी ही क्यों न हो। बुढ़िया, क्या आप चीजें स्पष्ट होने से पहले ही कार्रवाई करके हद पार कर रही है? आप कौन है? किसी बाहरी व्यक्ति को हमारे शर्मा परिवार के मामलों में दखल देना आपकी आदत कब बन गई? बुढ़िया अपने बगल में खड़े अंगरक्षक से चिल्लाई, इधर आओ, उसे बाहर निकालो। आदेश सुनकर कई अंगरक्षक दौड़े। सानवी चिल्लाई, अर्णव मेरा बॉयफ्रेंड है, देखते हैं कौन हिम्मत करता है। कई अंगरक्षक बुढ़िया और फिर सानवी को देखते रहे, कुछ देर तक समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। नीला देवी ने गुस्से से कहा, बच्चलन लड़की, अब साथ में किसी को ले भी आए। सानवी भी गुस्सा हो गई। उसने गुस्से से कहा, दादी, आप कब तक पक्षपात करती रहेंगी? आपने बचपन से ही अपने मेरे भाई की रक्षा की है। जब तक मेरा उससे कोई झगड़ा है सब मेरी गलती है। ऐसा क्यों?
दादाजी की मौत का मुझसे कोई लेना देना नहीं था, तो इसका दोष मुझ पर क्यों डाला जा रहा है? वो मेरा पोता है और आप बाहरी हैं। क्या मेरे द्वारा अपने पोते की रक्षा करने में कोई बुराई है? नीला देवी जोर से चिल्लाई। मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं कि शर्मा परिवार का अध्यक्ष हमीर शर्मा ही होगा। सानवी की बारी आपकी कभी नहीं आएगी। मैंने इस मामले में फैसला कर लिया है। सानवी ने कहा, दादी, हालांकि शर्मा परिवार में अंतिम निर्णय आपका ही होता है, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा यह निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाना चाहिए और आप मालिक नहीं हो सकती। बकवास। हालांकि दादी निदेशक मंडल की सदस्य नहीं है, फिर भी शर्मा ग्रुप में उनका बहुत सम्मान है। जब तक दादी कुछ कहती है, कोई आपत्ति कैसे कर सकता है? हमीर शर्मा ने कहा, कल सुबह बोर्ड मीटिंग है और तब तक मैं शर्मा ग्रुप का अध्यक्ष चुन लिया जाऊंगा। देखते हैं आप और क्या कहती है। फिर उन्होंने नीला देवी से कहा, दादी, मेरे दादाजी की मृत्यु से पहले सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं शर्मा ग्रुप का अध्यक्ष बनूं। इसलिए मुझे लगता है कि हमें पहले निदेशक मंडल खोलना चाहिए और फिर अध्यक्ष चुन लिया जाना चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद उन्हें सुकून मिले। जैसा कि कहावत है, चोर का ज़मीर दोषी होता है। हमीर शर्मा हमेशा लंबी रातों और सपनों को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए वो कल की बोर्ड मीटिंग की तारीख नहीं बदलना चाहते और जल्द से जल्द अपनी जगह पक्की करना चाहते हैं। सानवी ने गुस्से से कहा, हमीर शर्मा, क्या अभी तुम्हारा ज़मीर बाकी है? मेरे दादाजी का देहांत हो गया है और अगर तुम अंतिम संस्कार की व्यवस्था नहीं करके तो तुम अब भी अध्यक्ष बनना चाहते हो। तुम्हें हमारे शर्मा परिवार के मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीला देवी फिर चिल्लाई, हमीर सही कह रहे हैं। कल की बोर्ड मीटिंग हमेशा की तरह चलेगी। अगर वो अध्यक्ष बनेंगे तभी तुम्हारे दादाजी निश्चिंत होकर जा पाएंगे। अगर तुम अध्यक्ष का पद छीन लोगे तो बुजुर्ग को मरते दम तक चैन नहीं मिलेगा। तुम। सानवी इतनी गुस्से में थी कि वो गुस्से से कांप रही थी। अर्णव ने आकर उसके कंधे पर थपथपाया, ये इशारा करते हुए कि गुस्सा मत करो। नीला देवी फिर चिल्लाई, इधर आओ, इस कुतिया को शर्मा परिवार से बाहर निकालो। इसे कल के निदेशक मंडल में भाग लेने नहीं दिया जाएगा। सानवी ने जिद करते हुए कहा, मैं भी निदेशक मंडल की सदस्य हूं, मुझे भाग लेने की अनुमति क्यों नहीं है? मुझे न सिर्फ बैठक में आना है, बल्कि मैं अध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव लड़ना चाहती हूं। नीला देवी ने अपनी बेंत थपथपाई और कहा, तुम अभी भी अध्यक्ष पद पर नजर गड़ाए हुए हो। मैंने इस मामले पर फैसला कर लिया है, इसलिए तुम्हें भाग लेने की अनुमति नहीं है। हालांकि वो बूढ़ी है, लेकिन उन्हें कोई उलझन नहीं है। अगर सानवी सचमुच भाग लेती है तो ये निश्चित रूप से उनके पोते के लिए खतरा बन जाएगा। आपने जो कहा वो मायने नहीं रखता, भले ही आप मुझे भाग लेने न देना चाहें। सानवी ने कहा, शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल के नियमों के अनुसार बैठक में भाग लेने वाले शेयर धारकों के पास कम से कम 80% से ज्यादा शेयर होने चाहिए। अब चूंकि मेरे दादाजी का निधन हो चुका है, अगर मुझे निदेशक मंडल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई तो आप इस संख्या तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तब तक निदेशक मंडल अमान्य हो जाएगा और उसका अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। उन्होंने जो कहा वो सच था। शर्मा ग्रुप में ऐसा नियम था। हालांकि शर्मा परिवार बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, फिर भी ये एक संयुक्त स्टॉक कंपनी है जिसमें कई शेयरधारक हैं। इनमें से शर्मा ग्रुप के 20% शेयर चित्रसेन शर्मा के पास है, 10% शेयर सुरेश शर्मा के पास, 10% शेयर अशेष शर्मा के पास, 10% शेयर हमीर शर्मा के पास और 5% शेयर सानवी के पास है। दूसरे शब्दों में शर्मा परिवार के प्रत्यक्ष वंशज 55% शेयर नियंत्रित करते हैं, जो शर्मा ग्रुप पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त है, जबकि शेष 45% शेयर अन्य शेयरधारकों के हाथों में है। अब चूंकि चित्रसेन शर्मा का निधन हो चुका है, उनके 20% शेयर काटने के बाद 80% शेयर शेष रह जाते हैं। अगर सानवी को बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती तो निदेशक मंडल का गठन नहीं हो सकता। नीला देवी ने कहा, क्या ये सिर्फ 80% शेयर नहीं है? अगर आपके दादाजी यहां नहीं है तो उनके शेयर पूरी तरह से हमीर को विरासत में मिल जाएंगे, यानी ये 80% से ज्यादा हो जाएगा। सानवी ने कहा, आप हमीर शर्मा को परिवार की पूरी संपत्ति दे सकते हैं, सिर्फ शेयर नहीं। निदेशक मंडल के नियमों के अनुसार शेयर धारकों के शेयरों की विरासत सभी सदस्यों की गवाही में होनी चाहिए। निदेशक मंडल में मेरी भागीदारी के बिना हमीर शर्मा अपने दादाजी के शेयर विरासत में नहीं पा सकेंगे। तुम, ये कैसे बकवास नियम है? बुढ़िया गुस्से में थी, लेकिन वो बोर्ड के नियम नहीं बदल सकती थी। हमीर शर्मा न सिर्फ ग्रुप का अध्यक्ष बनना चाहता है, बल्कि स्वाभाविक रूप से चित्रसेन शर्मा के 20% शेयर भी चाहता है। उसने दादी के कान में कहा, दादी, उसे भाग लेने दो, लेकिन तुम्हारे रहते हुए वो मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती। आखिरकार अध्यक्ष का पद अभी भी मेरा है। बुढ़िया ने अपनी बेंत थपथपाई और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें भाग लेने दूंगी, लेकिन ये बुढ़िया यहां, मैं देखूंगी कि कौन तुम्हें वोट देने की हिम्मत करता है। बात यहां तक पहुंच गई। हालांकि सानवी निदेशक मंडल में भाग लेने के योग्य थी, फिर भी सानवी आखिरी बार चित्रसेन शर्मा को नहीं देख पाई और शर्मा परिवार के विला से एकाकी भाव लिए चली गई। कार में बैठने के बाद कुछ देर सन्नाटा छा गया और फिर उसने पूछा, अर्णव,
तुम मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने देने पर क्यों अड़े हो? क्या ये आत्मअपमानजनक नहीं है? पता चला कि अर्णव ने उसे ये शब्द बाद में कहने के लिए एक संदेश भेजा था। सानवी के मूल इरादे के अनुसार वो निदेशक मंडल में भाग नहीं लेना चाहती थी। अर्णव ने उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम हमेशा शर्मा ग्रुप की अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी? निदेशक मंडल की बैठक होगी, तुम भाग क्यों नहीं लेना चाहती हो? क्या यह अध्यक्ष पद दूसरों को सौंपने जैसा नहीं होगा? सानवी ने कहा, यह बिल्कुल अलग बात है। अगर दादाजी यहां हैं तो जब तक वे सहमति देते हैं मैं निदेशक मंडल के वोट जरूर पास कर दूंगी। लेकिन अब बात अलग है, दादाजी का देहांत हो गया है। निदेशक मंडल के निदेशक या तो हमीर शर्मा के परिवार के अच्छे दोस्त हैं या फिर दादी के लोग। ये लोग मुझे वोट तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसके विपरीत हमीर शर्मा इसे जरूर भारी मतों से पारित कर देंगे। अर्णव ने कहा, अगर तुम कुछ चीजें नहीं आजमाओगे तो तुम्हें नतीजा पता नहीं चलेगा। यकीन मानो, मैं तुम्हें शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष पद पर जरूर बिठाऊंगा। सानवी ने अपनी बात पूरी करने के बाद सिर हिलाया। यह नामुमकिन है। अगर तुम शर्मा ग्रुप के किसी निदेशक को जानते ही नहीं तो तुम उनके वोटों को कैसे प्रभावित कर सकते हो? अर्णव ने कहा, मुझे इन निदेशकों की जानकारी की एक प्रति दे दो। बाकी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस कल तक इंतजार करो जब तक तुम सीधे निदेशक मंडल में शामिल नहीं हो जाते। ठीक है, मैं बोर्ड के सदस्यों की जानकारी तुरंत तुम्हारे ईमेल पर भेज दूंगा। वो समूह की उपाध्यक्ष हुआ करती थी। उन्हें हर निदेशक की जानकारी बहुत अच्छी तरह से पता थी और वो फाइल में भी थी। उन्होंने तुरंत उसे अर्णव को भेज दिया। अर्णव ने सानवी को रॉयल विला क्षेत्र वापस भेज दिया, फिर अपना फोन निकाला और जानकारी को ध्यान से जांचा। शर्मा ग्रुप को हेड चित्रसेन शर्मा थे और इसमें कुल 11 निदेशक थे। शर्मा परिवार के कई प्रत्यक्ष वंशजों को छोड़कर कुल 6 लोग बचे थे। उन्होंने पहले ग्रिस्मा को फोन किया, फिर इन 6 लोगों की सूची भेजी और जल्द ही उन्हें और विस्तृत जानकारी मिल गई। चौहान मंडप वास्तव में शीर्ष विशेष विभाग है और इन लोगों की पहचान पता लगाने में केवल आधा घंटा लगा। राजगढ़ होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक मोटा आदमी बाथरोब पहने सोफे पर बैठा था और एक लंबे बालों वाली महिला सोफे के सामने घुटनों के बल बैठी कड़ी मेहनत कर रही थी। दुर्भाग्यवश महिला ने लाख कोशिश की, फिर भी मोटे आदमी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। महिला के चेहरे पर तिरस्कार और घृणा के भाव उभर आए, लेकिन उसे काम करने के लिए पैसे मिलते थे, इसलिए उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और बस कड़ी मेहनत करती रही। मोटे आदमी के चेहरे पर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति उभर आई। हालांकि वो अमीर था और कई डॉक्टरों से मिल चुका था, फिर भी वो वहां की स्थिति नहीं बदल सका। काफी समय हो गया था जब से वो एक सामान्य आदमी होने का एहसास नहीं कर पा रहा था। इसी समय कमरे में अचानक एक आकृति प्रकट हुई। उसने अपना हाथ उठाया और महिला के कंधे पर वार कर दिया, जिससे उसकी सीधे बेहोश हो गई। मोटे आदमी ने अचानक अपना सिर उठाया, सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो? क्या करना चाहते हो? अर्णव ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया। घबराओ मत, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम्हारा इलाज करने आया हूं। जानकारी के अनुसार यह पहला व्यक्ति है जो उसे मिला, रजत जैन, जिसके पास इस शक्तिशाली ग्रुप के 15% शेयर हैं और वो नीला देवी का दूर का रिश्तेदार भी है। शर्मा ग्रुप में चित्रसेन शर्मा के अलावा केवल नीला देवी ही उसे नियंत्रित कर सकती है। अगर कुछ भी अच्छा नहीं हुआ तो कल उसका वोट हमीर शर्मा को ही जाएगा। रजत जैन ने खुद को बाथरोब से ढक लिया और सख्ती से चिल्लाया, यहां से जल्दी निकल जाओ। मैं बीमार नहीं हूं और मुझे तुम्हारे इलाज की जरूरत नहीं है। मजाक कर रहा हूं। आधी रात को ब्लैक लाइट अचानक किसी पर टूट पड़ती है और उसे अपना इलाज करने के लिए कहती है। कोई मूर्ख ही दूसरे व्यक्ति से अपना इलाज करने के लिए कहने की हिम्मत करता है। यह तो बहुत अफसोस की बात है। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और मजाकिया लहजे में कहा, तुम्हारे पास इतना पैसा है पर तुम किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। अफसोस की बात है कि तुम्हें महल में जाकर हिजड़ा बनना पड़ रहा है। रजत जैन ने गुस्से से कहा, तुम जा रहे हो या नहीं? अगर नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगा। अर्णव ने कहा, तुम्हारी ये हालत 3 साल पहले शुरू हुई थी। उससे पहले तुम अभी भी एक हटे-कटे आदमी थे और फिर अचानक मुरझा गए। हालांकि तुम वियाग्रा जैसी छोटी गोलियों से कुछ समय तक इसे संभाल लिया, लेकिन 3 महीने पहले यह पूरी तरह से बेकार हो गया। चाहे तुम कितनी भी दवा ली, कोई फायदा नहीं हुआ और तुम्हें अक्सर पीठ दर्द और पैर में दर्द हो रही है। क्या मैं सही हूं? ये तुम्हें कैसे पता चला? रजत जैन ने पहले सोचा कि यह कोई झूठा या लुटेरा है, लेकिन अब वो सदमे से स्तब्ध था। ये बातें मेरा पूरा राज है और मेरी पत्नी को भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता और मुझे समझ नहीं आता कि दूसरे पक्ष को इनके बारे में कैसे पता। मैंने तुमसे कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूं। अर्णव ने कहा, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकता हूं और मैं गारंटी दे सकता हूं कि 80 साल की उम्र तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। क्या आपने जो कहा वो सच है? रजत जैन की आंखों में एक चाहत उभर आई। 40 साल का होने के नाते वो जिंदगी भर ऐसे ही तड़पना नहीं चाहता था।
उसके पास कितना भी पैसा हो, उसे क्या मजा आएगा? बिल्कुल, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। रजत जैन ने कहा, तो बताओ, तुम्हें कितना चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक शर्त का वादा करो। कल शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल में तुम्हें सानवी के पक्ष में वोट देना होगा। रजत जैन ने अचानक कहा, यह असंभव है। उसे अभी अभी नीला देवी का फोन आया था, जिसमें उसने अनुरोध किया था कि उसे कल हमीर शर्मा को वोट देना होगा। वो भी पूरी तरह से सहमत था, तो वो इसे कैसे बदल सकता था? बुफा ने उसे चंचल भाव से देखा और कहा, तो ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या चुनते हो। क्या तुम किन नीला देवी का समर्थन करते हो या एक असली मर्द बनना चुनते हो? रजत जैन हिचकिचाए और बोले, चलो परिस्थितियों की बात नहीं करते, मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझे ठीक कर सकते हो? अर्णव आगे बढ़े और उसकी गर्दन पकड़ ली, फिर एक छोटी सी काली गोली उसके मुंह में ठूंस दी। रजत जैन के प्रतिक्रिया करने से पहले ही गोली गर्म पानी की धार में बदल गई और नीचे बहने लगी। अर्णव ने उसे छोड़ दिया और कहा, मेरी ये गोली 5 मिनट में असर करेगी। ये गारंटी दे सकती है कि तुम एक रात के लिए असली मर्द बन जाओगे। इसकी आधिकारिक तौर पर कल सुबह 6 बजे समाप्ति तिथि होगी। अगर आप मेरी शर्तें मान लेते हैं तो मैं बोर्ड मीटिंग के बाद आपको एक स्थायी सदस्यता दे दूंगा, जो आपके 80 साल के होने तक लागू रहेगी। अगर आप नहीं मानते तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जिंदगी भर बिना किसी अपवाद के नीचे से अपंग ही रहेंगे। इसके अलावा आज के मामलों को वोट देने से पहले गोपनीय रखना होगा। यह कहकर उन्होंने रजत जैन की बात अनसुनी कर दी, दरवाजा खोला और बाहर चले गए। बेवकूफ, ये क्या बकवास है? रजत जैन ने उसकी पीठ की ओर देखा और जोर से कोसा। उसी समय उसके मन में जिज्ञासा का एक भाव जगा और उसने अपने छोटे भाई को घूरकर देखा, ये देखने के लिए कि क्या अर्णव की बातें सही थी। समय मिनट दर मिनट बीतता गया और पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन जब 5 मिनट पूरे हुए तो पेट के निचले हिस्से में अचानक गर्मी उठी और पल भर में खोई हुई बेचैनी वापस आ गई। ओह, सच, ये सच है। अभी इसकी चिंता मत करो, बाद में करते हैं। कुछ बुदबुदाने के बाद उसने जमीन पर पड़ी महिला को जगाया और फिर उस पर कूद पड़ा। जल्द ही कमरे में अजीबोगरीब आवाजों का सिलसिला शुरू हो गया। शर्मा ग्रुप के एक अन्य प्रमुख शेयरधारक और निदेशक मंडल के सदस्य संकेत शर्मा के पास 10% शेयर है। वो शर्मा परिवार का प्रत्यक्ष सदस्य नहीं है, बल्कि एक दूर का रिश्तेदार है, लेकिन अपने उत्कृष्ट व्यावसायिक कौशल के बल पर अंततः शर्मा ग्रुप के 10% शेयर उसके पास आ गए। शर्मा परिवार में हमीर के पिता आशीष शर्मा के साथ उसके हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। अगर कल होने वाले निदेशक मंडल के चुनाव में कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती तो वो हमीर शर्मा को जरूर वोट देगा। एक पुरुष के नजरिए से संकेत शर्मा बहुत सफल माने जाते हैं। उनके पास लग्जरी कारें और विला है, जीवन भर खर्च करने के लिए बेशुमार पैसा है और एक सौम्य, विचारशील और सुंदर पत्नी है। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। 7 साल पहले उनका अपना बेटा हुआ, बेटा ऋत्विक शर्मा, जो बाद में बहरा और गूंगा पाया गया। अब जब वो स्कूल जाने की उम्र में पहुंच गया है तो दूसरे लोगों के बच्चे स्कूल बैग उठाकर स्कूल जाते हैं, लेकिन उसका बेटा इसमें अच्छा नहीं है। वो उसे पापा भी नहीं कह सकता। इस समय 3 लोगों का एक परिवार लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था। उनकी पत्नी अनुसुया शर्मा ने कहा, पति, आज आए विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? क्या मेरे बेटे के ठीक होने की कोई उम्मीद है? ऋत्विक शर्मा सोफे पर बैठे रूबिक्स क्यूब को हाथ में लिए हुए थे। वो न सिर्फ बोल पा रहे थे, बल्कि उनके कान कोई आवाज भी नहीं सुन पा रहे थे। इसलिए दंपति को इस बात की चिंता नहीं थी कि उनका बेटा उनकी बातें सुन लेगा। संकेत शर्मा ने आह भरी और कहा, विशेषज्ञों ने कहा है कि ऋत्विक को जन्मजात बीमारी है और उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। उनका सुझाव है कि हम उसे मूक बधिर स्कूल में भेज दें। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा मूक बधिर स्कूल जाए, वरना उसकी जिंदगी सचमुच खत्म हो जाएगी। यह खबर सुनकर अनुसुया शर्मा का गला रुंध गया और वो रो पड़ी। संकेत शर्मा ने कहा, मैं भी ऐसा नहीं चाहता। अगर कोई मेरे बेटे का इलाज करना चाहता है तो मैं कोई भी शर्त मान सकता हूं। यह अफसोस की बात है कि हम इतने प्रसिद्ध चिकित्सा विशेषज्ञों के पास गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। मैं आपके बेटे का इलाज कर सकता हूं, एक शर्त पर। कमरे में एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। संकेत शर्मा चौंक गए। वो तुरंत खड़े हो गए और अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पीछे सुरक्षित किया। उन्होंने कमरे में अर्णव की ओर देखा और घबराहट से कहा, आप कौन हैं? आप क्या करना चाहते हैं? अगर आपको पैसे चाहिए तो हम आपको दे सकते हैं। किसी को नुकसान मत पहुंचाना। अर्णव ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए, घबराओ मत, मैं कोई डाकू नहीं हूं, मैं आपके बेटे का इलाज करने आया हूं। संकेत शर्मा थोड़ा शांत हुए जब उन्होंने देखा कि उनके सामने वाला युवक खलनायक जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी संदेह से कहा, क्या आप मेरे बेटे की बीमारी का इलाज कर सकते हैं? अर्णव ने कहा, यह एक छोटी सी बात है, इसमें बस कुछ ही मिनट लगेगा। अनुसुया शर्मा ने कहा, पतिदेव, उस पर विश्वास मत करो। वो इतनी कम उम्र में बीमारियों का इलाज कैसे कर सकता है? वैसे
ऐसे तो कोई युवा डॉक्टर भी नहीं है जो लोगों का इस तरह इलाज कर सके। संकेत शर्मा को भी अर्णव पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, माफ करना, हमें आपके इलाज की जरूरत नहीं है, इसलिए कृपया वापस आ जाइए। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, बस इतना बताइए, क्या आपने अपने बेटे को ठीक कर दिया है? क्या आप कोई शर्त मान सकते हैं? जाहिर है मैं अपनी बात रखता हूं, लेकिन संकेत शर्मा की बात पूरी होने से पहले ही अर्णव ऋत्विक शर्मा के सामने पहुंच गया और उसे बगल वाले सोफे पर ले गया। मुझे अपना बेटा वापस दे दो। अनुसुया शर्मा बच्चे को छीनने के लिए पागलों की तरह दौड़ी, लेकिन अर्णव ने अपनी उंगली से उसके कंधे पर एक्यूपंक्चर पॉइंट को छुआ और मोम के पुतले की तरह वही खड़ा रहा। संकेत शर्मा ने फोन उठाया और पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन अर्णव ने उसे इशारा कर दिया। वो घबराकर चिल्लाया, क्या करोगे? चलो जल्दी चलते हैं। कुछ नहीं करना है, बस याद रखना, बस अपनी बात रखना। बोलने के बाद अर्णव ने चांदी की सुई निकाली और ऋत्विक शर्मा का आत्मा के पुनरुत्थान के लिए 9 सुइया विधि से इलाज करना शुरू कर दिया। संकेत शर्मा और अनुसुया शर्मा वहीं निश्चल खड़े रहे। उनकी आंखों में पहले चिंता और भय था और फिर भ्रम। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने खड़ा युवक क्या कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह एक प्राचीन डॉक्टर है। एक डॉक्टर लोगों का इस तरह से इलाज कैसे कर सकता है? लेकिन अगर हम कहें कि वो एक डाकू है, तो वो ऐसा डाकू नहीं है। वो पैसे या धन नहीं लूटता, बल्कि इलाज करने पर जोर देता है, लोगों की बीमारियां। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वे अचानक क्यों हिल नहीं पा रहे हैं। क्या यही वो प्रसिद्ध एक्यूपंक्चर बिंदु है? अर्णव ने समय बचाने और उन्हें दखल देने से रोकने के लिए दोनों लोगों के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को भी सील कर दिया। लगभग 10 मिनट बाद उन्होंने ऋत्विक शर्मा के शरीर से सभी चांदी की सुइयां वापस ले ली। फिर उनके सिर पर थपथपाया और कहा, ठीक है, उन्हें पापा मम्मी कहो। ऋत्विक शर्मा ने अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखें झपकाई, संकेत शर्मा की ओर देखा, फिर अनुसुया शर्मा की ओर, कुछ देर झिझका और फिर मुंह खोला, पापा, पापा, मम्मी। क्योंकि वो पहली बार बोल रहा था, उसकी आवाज थोड़ी कर्कश और रूखी थी, लेकिन उस जोड़े के कानों में यह प्रकृति की ध्वनि जैसी थी। अनगिनत बार उन्होंने सपना देखा था कि उनका बेटा उन्हें मम्मी पापा कह पाएगा। आज ये इच्छा आखिरकार पूरी हुई और वे दोनों झरने के पानी की तरह फूट फूट कर रो पड़े। इस क्षण उन्होंने पाया कि उनके शरीर हिल सकते हैं। अनुसुया शर्मा दौड़कर आई और ऋत्विक शर्मा को अपनी बाहों में भर लिया। बेहद उत्साहित महसूस कर रही थी। संकेत शर्मा ने पहले अपने बेटे को देखा और फिर कृतज्ञता के आंसुओं के साथ अर्णव से कहा, छोटे भाई, मेरे बेटे को ठीक करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें कितना चाहिए? मैं तुम्हें अभी देती हूं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक शर्त का वादा करो। कल शर्मा समूह का निदेशक मंडल सानवी के लिए वोट करेगा। बात करने के बाद अर्णव बिना पीछे देखे खिड़की से बाहर कूद गया। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि संकेत शर्मा अपना वादा तोड़ देगा। सबसे पहले आंकड़ों के अनुसार संकेत शर्मा प्रतिबद्धता को बहुत महत्व देते हैं और हमेशा वही करते हैं जो वे कहते हैं। दूसरी बात, आज रात उन्होंने जो तरीके दिखाए, मुझे विश्वास है कि ये जोड़ा अपनी बात से मुकरने की हिम्मत नहीं करेगा। आधी रात को एक विला के सामने एक लंबा चौड़ा अधेड़ आदमी एक आकर्षक महिला को अलविदा कहने से हिचकिचा रहा था। उसका नाम निहार बिस्वास है, जो शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल के शेयरधारकों में से एक है, जिसके पास 10% शेयर है। उस महिला के साथ एक भावुक चुंबन के बाद वो वापस मुड़ा और कार में बैठ गया। हालांकि वो बाहर अच्छा समय बिता रहा था, उसे रात के 12 बजे से पहले घर लौटना था, वरना उसे सचमुच डर था कि घर की शेरनी पागल हो जाएगी। निहार बिस्वास बहुत स्पष्ट है इस आदमी की अपनी स्थिति में। हालांकि अब उसके पास शर्मा ग्रुप में करोड़ों की संपत्ति और शेयर है। उसे ये सब अपनी पत्नी के जरिए मिला है। वो अपनी पत्नी और परिवार के बिना कुछ भी नहीं है, जो उसके पर्दे के पीछे है। इसलिए वो अपनी पत्नी से बहुत डरता है। अपनी प्रेमिका को विदा करने के बाद वो गाड़ी चलाकर वापस आ रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे डरपोक आदमी के 3 प्रेमी और 4 बच्चे बाहर होंगे। निहार बिस्वास चौंक गया। आधी रात में उसे सचमुच लगा कि उसने कोई भूत देख लिया है। उसके हाथ कांप रहे थे और वो बगल में लगी स्ट्रीट लाइट को लगभग देख ही नहीं पाया। उसने जल्दी से ब्रेक लगाए और गाड़ी रोक दी। पीछे मुड़कर देखा तो एक 20 साल का युवक उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। निहार बिस्वास ने डरकर पूछा, तुम कौन हो? तुम इंसान हो या भूत? जाहिर है वो मैं एक इंसान हूं। मेरे जैसा सुंदर भूत कैसे हो सकता है? अर्णव ने कहा और उसके चेहरे पर थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। यह पुष्टि करने के बाद कि यह कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान है, निहार बिस्वास थोड़ा शांत हुए और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ नहीं, तुम्हें कल शर्मा ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक में सानवी को वोट देना है। क्या सानवी ने तुम्हें यहां भेजा है? अर्णव ने कहा, इतने सवाल मत पूछो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो। निहार बिस्वास ने कहा, नहीं,
मैंने हमीर शर्मा से वादा किया है कि मैं उन्हें वोट दूंगा। देखो, ये क्या है? अर्णव ने हाथ से एक फोल्डर पलट दिया। निहार बिस्वास ने उसे उठाया और देखा। वो दस्तावेजों का ढेर था, जिसमें उसके 3 प्रेमियों के पते और उसके 4 बच्चों का विवरण साफ साफ दर्ज था। उसने कहाँ पढ़ाई की, यह भी लिखा था, और साथ ही तस्वीरें भी थी, जो संबंधित विभागों की फाइलों से भी ज्यादा साफ थी। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हें ये चीजें कहां से मिली? मैंने कहा था न कि ज्यादा सवाल मत पूछो, बस जैसा मैं कहूं वैसा करो, वरना कल तुम्हारी पत्नी के सामने ये जानकारियों का ढेर लग जाएगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी पत्नी कितनी निर्दयी है। अगर तुम सच में चाहते हो कि उसे पता चले कि तुम्हारे इतने प्रेमी और बच्चे हैं, मुझे डर है कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और मेरी एक ही विनती है, जब तक तुम सानवी को वोट दोगे, तब तक ये सब ऐसे ही माना जाएगा जैसे कभी हुआ ही ना हो। बात करने के बाद अर्णव कार से बाहर निकल गया और निहार बिस्वास के चेहरे पर उदासी छा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने छुपकर ये सब किया और सामने बैठे युवक को कैसे पता चला। इस समय चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। हमीर शर्मा और उसकी प्रेमिका के बच्चे में से वो स्वाभाविक रूप से जानता था कि किसे चुनना है। अगले दिन सुबह 10 बजे शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल की बैठक समूह भवन के छोटे से सम्मेलन कक्ष में समय पर हुई। हमीर शर्मा 1 घंटा पहले ही यहां पहुंच गए थे और उन्होंने आने वाले सभी सहयोगियों का अभिवादन किया। कल रात उन्हें सानवी को छोड़कर सभी शेयरधारकों से प्रतिबद्धताएं मिल गई। इस समय वो बहुत संतुष्ट थे। उनकी राय में वो पहले ही अध्यक्ष पद पर आधे अधूरे बैठे थे। सम्मेलन कक्ष में नीला देवी अपने पोते को सहारा देने के लिए छड़ी लिए उनके बगल में सोफे पर बैठी थी। हालांकि वो निदेशक मंडल की सदस्य नहीं है, लेकिन शर्मा परिवार की वरिष्ठ होने के नाते उनका रुतबा ऊंचा है और अगर वो यहां आएंगी तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। जब बैठक शुरू होने का समय हुआ तो सानवी और अर्णव हाथ में हाथ डाले वहां पहुंचे। हमीर शर्मा ने अर्णव के चेहरे पर उदासी देखी और ठंडे स्वर में कहा, वो निदेशक मंडल के सदस्य नहीं है, इसलिए वो आज की बैठक में भाग नहीं ले सकते। सानवी ने कहा, चचेरे भाई, निदेशक मंडल के नियमों के अनुसार आप अपने सेक्रेटरी को बैठक में ला सकते हैं। हमीर शर्मा ने कहा, लेकिन वो आपके सेक्रेटरी नहीं है, ये तो कल रात ही हो गई थी। अर्णव ने कहा, अब मैं सानवी की सेक्रेटरी हूं और मैं अब भी 24 घंटे आपके करीब हूं। हमीर शर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ अगर आप निदेशक मंडल में शामिल हो सकते हैं? क्या आप फिर भी परिणाम बदल सकते हैं? अर्णव हल्के से मुस्कुराया, युवा गुरु हमीर, सब कुछ संभव है, सचमुच संभव है। हमीर शर्मा ने उसे फिर से अनदेखा कर दिया। सब लोग वहां पहले से ही मौजूद थे, इसलिए वो मुड़ा और कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। अर्णव सानवी के पीछे पीछे दरवाजे तक गया। उसे देखकर कमरे में मौजूद कई लोगों के चेहरे बदल गए। नीला देवी ने अर्णव को देखा, पलकें उठाई और पूछा, तुमने उसे क्या करने को कहा था? सानवी ने कहा, वो मेरा सेक्रेटरी है, नासमझ छोटा सा झींगा, उसे यहां लाने पर भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए कोई भ्रम मत पालिए। बुढ़िया मन ही मन बहुत गर्वित है। चित्रसेन शर्मा का निधन हो चुका है और अब वो शर्मा परिवार में सबसे बड़ी पदवी पर है। जब तक वो कार्यभार संभालेंगी, मेरा मानना है कि कोई भी शेयरधारक उनका चेहरा देने से इनकार नहीं कर सकता। इस वजह से उन्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि अर्णव निदेशक मंडल में शामिल है या नहीं। नीला देवी ने रजत जैन की ओर मुड़कर कहा, ठीक है, अब जब सब लोग आ गए हैं तो शुरू करते हैं। अनेक शेयरधारकों में रजत जैन अपेक्षाकृत उच्च योग्यता रखते हैं और एक उपाध्यक्ष भी है। अध्यक्ष चित्रसेन शर्मा अनुपस्थित है और वे निदेशक मंडल की अध्यक्षता करेंगे। आज उनका चेहरा लाल था और वे बहुत उत्साहित लग रहे थे। कल रात उन्होंने अपनी पूर्व गरिमा वापस पाली और उस महिला को तब तक मारा जब तक वो अपना कवच खोकर पूरी तरह से पराजित नहीं हो गई। उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि काम सुबह 6 बजे ठीक 1 मिनट पर, जैसा कि अर्णव ने कहा था, समाप्त हो गया। इससे वे अर्णव के चिकित्सीय कौशल से भी पूरी तरह प्रभावित हुए। जीवन भर एक सामान्य व्यक्ति बने रहने के लिए उन्हें अब नीला देवी के चेहरे की परवाह नहीं थी। उन्होंने माइक्रोफोन बजाते हुए गंभीरता से कहा, प्रिय निदेशकगण, आज हमारे निदेशक मंडल की बैठक हो रही है। मुख्य विषय शर्मा ग्रुप के अध्यक्ष का चुनाव है। हमारे शर्मा ग्रुप के पिछले निदेशक मंडल के नियमों के अनुसार समूह के सभी निदेशक उम्मीदवार के लिए मतदान करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वोट होता है। यदि आधे से ज्यादा वोट पास हो जाते हैं तो उम्मीदवार को मंजूरी मिल जाएगी और वो समूह का नया अध्यक्ष बन जाएगा। यदि दोनों उम्मीदवारों के वोटों की संख्या समान है तो विजेता की गणना मतदाताओं के शेयरों के योग के आधार पर की जाएगी। नियमों का परिचय देने के बाद उन्होंने आगे कहा, आज के पहले उम्मीदवार हमीर शर्मा है। क्या यहां मौजूद कोई और निदेशक अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, सानवी ने कहा, मैं। रजत जैन ने सामान्य तरीके से कहा, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, चलिए मतदान शुरू करते हैं। 1 मिनट रुकिए।
उनके बगल में बैठी नीला देवी बोली, मतदान से पहले ये बुजुर्ग महिला कुछ शब्द कहना चाहती है। हमारे शर्मा परिवार में हमेशा से पुरुषों का ही बोलबाला रहा है, इसलिए मैं अपने पोते हमीर शर्मा का समर्थन करती हूं और सभी से उन्हें वोट देने का अनुरोध करती हूं। उनकी बात सुनकर उपस्थित निर्देशकों की भौहें थोड़ी तन गई। अगर बुजुर्ग महिला सिर्फ सुन रही होती तो ठीक था, लेकिन वोटों के लिए यह प्रचार थोड़ा ज्यादा था। बात बस इतनी है कि नीला देवी का रुतबा बहुत ऊंचा है और कोई इस बारे में कुछ नहीं कहेगा। सानवी थोड़ी देर के लिए घबरा गई। उन्होंने अर्णव से हाथ मिलाया और कहा, अर्णव, क्या यह वाकई ठीक है? अर्णव हल्के से मुस्कुराए, चिंता मत करो, तुम थोड़ी देर में शर्मा ग्रुप की अध्यक्ष बन जाओगी। नीला देवी के बोलने के बाद रजत जैन ने दर्शकों से कहा, अब मतदान शुरू करते हैं। कृपया जिस क्रम में आप उपस्थित हैं उसी क्रम में मतदान करें। सदस्यों की कम संख्या के कारण शर्मा ग्रुप के निदेशक मंडल ने हमेशा सीधे मतदान किया है, न कि सीधे। सीटों के क्रम के अनुसार हाथ उठाकर मतदान करने वाले पहले व्यक्ति सबसे बड़े बेटे सुरेश शर्मा थे। वो इस समय बेहद घबराया हुआ था और उसके माथे से ठंडा पसीना भी टपक रहा था। दिल से वो अपनी बेटी सानवी को वोट देना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से बुढ़िया उसके बगल में बैठी थी, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। उसे बहुत देर तक न बोलते देखकर नीला देवी बूढ़े का चेहरा उतर गया। बोलो, तुम गूंगे हो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सुरेश शर्मा का शरीर थोड़ा कांपा और फिर उसने घबराहट में कहा, मैं हमीर शर्मा को वोट दूंगा। यह देखकर कि उस बुढ़िया के दबाव में सुरेश शर्मा ने उसे वोट दिया, हमीर शर्मा के होठों पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था कि आज उसकी जीत तय है। सानवी उदास थी। एक बच्चे की पिता होने का क्या फायदा? जब बच्चा अनुकूल परिस्थिति में है उसको प्यार लुटाने का क्या फायदा? जब तुम प्रतिकूल परिस्थिति में बेटी का समर्थन भी ना कर सके तो फिर गलत परिस्थिति में बेटी को बेचा जाना भी आराम से देख सकते हो। हालांकि आपको दुख महसूस हो रहा होगा, लेकिन इस दुख का क्या फायदा जब तुम अपने बच्चे के खिलाफ साजिश और अन्याय को आंखें खोले देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, तुम पिता होकर भी बच्चे खिलाफ वही अन्याय में शामिल होंगे। इसी वजह से ही सानवी का दिल और पिघल गया। इस आदमी ने बिना एक सवाल के उसका साथ दिया। रजत जैन चिल्लाया, हमीर शर्मा का एक वोट है, कृपया आगे बढ़े। दूसरे नंबर पर अशेष शर्मा है, उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने बेटे को वोट दिया। तीसरे नंबर पर हमीर शर्मा खुद थे और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को वोट दिया। जल्द ही हमीर शर्मा को 3 वोट मिल गए। ये नतीजा देखकर बुजुर्ग महिला के चेहरे पर मुस्कान आ गई और हमीर शर्मा का गर्व और भी बढ़ गया। मतदान क्रम से हुआ और ऑप्शन संकेत शर्मा के पास आया। सबकी नजरों में संकेत शर्मा शर्मा परिवार के सदस्य हैं और अशेष शर्मा और हमीर शर्मा के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए ये वोट उनसे छूट नहीं सकता। सबकी उम्मीदों पर खरा न उतरते हुए संकेत शर्मा ने दृढ़ता से कहा, मेरा वोट सानवी को जाता है। इस पल सभी के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें इस नतीजे की उम्मीद नहीं थी, खुद सानवी को भी नहीं थी कि संकेत शर्मा उन्हें वोट देंगे। नीला देवी का चेहरा अचानक काला पड़ गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, संकेत शर्मा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसे वोट देना है? बुढ़िया, तुम क्या कर रही हो? वोट मांगने की बात छोड़ो, अब तुम्हें निदेशकों को वोट देने के लिए मजबूर करना है। तुम निदेशक मंडल को गंभीरता से क्यों नहीं लेती? तुम निदेशकों की ओर से वोट क्यों नहीं दे देती? बोलने वाला स्वाभाविक रूप से अर्णव था और वही अकेला था जिसने सार्वजनिक रूप से नीला देवी से भिड़ने की हिम्मत की। बुढ़िया अचानक भड़क उठी, बेटे चुप रहो, ये निदेशक मंडल है, तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। अर्णव ने शांति से कहा, तुम्हें अभी पता है कि ये निदेशक मंडल है? मैं सानवी का सेक्रेटरी भी हूं और मैं बैठक में भाग लेने के योग्य हूं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो बैठक में भाग लेने के भी योग्य नहीं हो और तुम मुझे ये नहीं बताओगे कि तुम हमीर शर्मा के सेक्रेटरी हो, है ना? तुम बुढ़िया आज सिर्फ अपने पुराने चेहरे और ताकत के भरोसे यहां बैठी है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जैसा कि कहावत है, जो शब्द जायज नहीं होते वे जायज नहीं होते। इस समय वो पूरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब जबकि उसे वोट मिल गया है, सानवी खुश हो गई और मंच पर रजत जैन से बोली, उपाध्यक्ष महोदय, क्या मतदान जारी रहना चाहिए? रजत जैन ने नीला देवी की बात अनसुनी कर दी और आगे कहा, मिस सानवी के पास एक वोट है और मतदान जारी है। संकेत शर्मा के बगल में निहार बिस्वास बैठे थे। कई लोगों की नजरों का सामना करते हुए उन्होंने हल्की सी आह भरी और फिर कहा, मेरा वोट सानवी को जाता है। हालांकि बुढ़िया कुछ हद तक प्रभावशाली है और हालांकि उसके अशेष शर्मा और हमीर शर्मा के साथ अच्छे संबंध हैं, फिर भी वे उसकी पत्नी और बच्चों की तुलना में बहुत पीछे हैं। बेशक वो चुनाव करना जानता है। रजत जैन चिल्लाए, सानवी 2 वोट। इस समय नीला देवी और हमीर शर्मा थोड़े असमंजस में थे। अगर संकेत शर्मा ने अकेले सानवी को वोट दिया तो ये उन दोनों के लिए असामान्य था। सुरेश शर्मा समेत
किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। यहां तक कि उनके अपने पिता को भी हमीर शर्मा को वोट देने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन दोनों प्रमुख शेयरधारकों ने अचानक अपना रुख बदल दिया। चाहे कुछ भी हो, वोटिंग रुक नहीं सकती थी। 1-2 मिनट बाद ही शर्मा परिवार के प्रत्यक्ष 3 लोगों को छोड़कर सानवी को पहले ही 2 वोट मिल चुके थे। हमीर शर्मा को भी 3 वोट मिले हैं। बाकी रहा सानवी और मिस्टर जैन का वोट। नीला देवी का चेहरा बेहद खराब हो गया और हमीर शर्मा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हालात ऐसे क्यों हो गए। इन प्रमुख शेयरधारकों ने कल रात हमीर शर्मा को वोट देने की कसम खाई थी, लेकिन अचानक उन्होंने अपना मन पूरी तरह से क्यों बदल दिया? लेकिन वोटिंग का अधिकार दूसरों का है, इसलिए उन्हें किसी भी बात की जबरदस्ती करने की अधिकार नहीं है। शर्मा परिवार में चित्रसेन शर्मा को छोड़कर कुल 7 शेयरधारक मौजूद हैं और उनके पास 7 वोट है। लेकिन पोता और दादी को 6-1 में वोटिंग जीतने की उम्मीद थी। अगर मिस्टर जैन का वोट भी पलट जाए और उनके साथ साथ सानवी की वोट भी सानवी को मिल जाए तो उनकी आशा बनकर ही रह जाएगा। ये सब देखकर हमीर को यकीन नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि इसका कुछ न कुछ संबंध अर्णव से जरूर है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि इस आदमी ने ये कैसे किया। इतने सारे बड़े शेयरधारक रातों रात उसकी ओर कैसे आकर्षित हो जाए। ये उसकी नजर में एक असंभव काम था। स्थिति बेकाबू होती देख नीला देवी जोर से चिल्लाई, सानवी, मैं तुम्हें अपने चचेरे भाई को वोट देने का आदेश देती हूं। सानवी ने गुस्से से कहा, क्यों? बुजुर्ग महिला घमंड से चिल्लाई, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी दादी हूं। अगर तुम अपने चचेरे भाई को वोट नहीं दोगी, भले ही तुम्हें अध्यक्ष पद मिल जाए, मैं तुम्हें शर्मा परिवार से निकाल दूंगी। सानवी भड़कते हुए चिल्लाई, दादी, क्या तुम और बुरा पक्षपात कर सकती हो? वो जाहिर तौर पर उतना अच्छा नहीं है। मैं उसे वोट क्यों दूं? नीला देवी ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि आपने उपस्थित शेयरधारकों को भ्रमित करने के लिए निजी तौर पर क्या क्या चालें चली, लेकिन जब तक मैं यहां हूं, आप शर्मा परिवार के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। सानवी चिल्लाई, शेयरधारक स्वतंत्र हैं, वोट देना उनका अधिकार है, वे जिसे चाहे वोट दे सकते हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? अगर मैं उन्हें मना भी लूं तो ये मेरी क्षमता का प्रतिबिंब है और परिणाम से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। बुजुर्ग महिला उदास दिख रही थी और कुछ और कहना चाहती थी। तभी अर्णव ने कहा, ठीक है, बहस मत करो। सानवी को मजबूर भी करो तो भी कोई फायदा नहीं। उन्होंने मंच पर रजत जैन की ओर देखा और कहा, मिस्टर रजत जैन, अब वोट देने की आपकी बारी है। रजत जैन ने अर्णव को जलती आंखों से देखा और समझ गया कि भागने का कोई मतलब नहीं है। अपने छोटे भाई को भविष्य में सामान्य रूप से इस्तेमाल करने के लिए उसे जल्दी से कोई फैसला लेना चाहिए। उसने कहा, मेरा वोट मिस सानवी के लिए है और मैं उसे शर्मा ग्रुप का अध्यक्ष बनाने का समर्थन करता हूं। नीला देवी इस बार पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। अब तक वो आज के निदेशक मंडल के चुनाव में पूरी तरह से हार चुकी है। सानवी ने आगे कहा, मैं अपने लिए वोट दूंगी। अब जब फैसला हो चुका था तो रजत जैन ने बिना किसी हिचकिचाहट के व्यावसायिक अंदाज में कहा, निदेशक मंडल के चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है और सानवी को 4 वोट मिले हैं। सभी बोर्ड सदस्यों में से आधे से ज्यादा के समर्थन के साथ वो तुरंत प्रभाव से शर्मा ग्रुप का अध्यक्ष चुन लिया गया। अन्य बोर्ड सदस्यों ने नीला देवी और अन्य लोगों की उपेक्षा की और एक के बाद एक सानवी को बधाई दी। ये लोग आज जहां हैं वहां इसलिए पहुंच पाए हैं क्योंकि ये बेहद चतुर व्यक्ति है। आज के मतदान से उन्होंने देख ही लिया है कि अर्णव कितनी शक्तिशाली है। पहले तो मुझे लगा कि मैं बस एक अपवाद हूं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं बिल्कुल भी अपवाद नहीं था। अगर किसी एक व्यक्ति की इच्छा को नियंत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो शर्मा परिवार के सभी गैर सदस्यों के वोटों को नियंत्रित करना पूरी स्थिति को नियंत्रित करने की क्षमता के बारे में सोचकर डरावना लगता है। अर्णव ने नीला देवी की ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, बुढ़िया, नतीजों ने तुम्हें निराश कर दिया है ना? तुम। नीला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले तो उसने सोचा था कि उसके पास काफी प्रतिष्ठा है, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि अब वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। चित्रसेन शर्मा के बिना वो शर्मा परिवार के शेयरधारकों को नियंत्रित नहीं कर पाई और जब वो भागने ही वाली थी, हमीर शर्मा ने अचानक उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। नीला देवी ने तुरंत कहा, अब चूंकि निदेशक मंडल का चुनाव समाप्त हो गया है तो चलिए अगले चरण पर चलते हैं। सभी निदेशक यानी कि डायरेक्टर यहां हैं, कृपया इसके साक्षी बने। मैं मेरा बूढ़े व्यक्ति के 20% शेयर को बूले व्यक्ति की तरफ से मेरा पोता हमीर शर्मा को दूंगा। अब से पूरे शर्मा ग्रुप में सबसे ज्यादा शेयर उनके पास होंगे, इसलिए ज्यादा शेयर उनके पास होने के कारण उन्हें कंपनी का निर्विवाद चेयरमैन बनने का हक है। हमीर शर्मा ने गर्व से कहा, सानवी, अध्यक्ष होने का क्या मतलब है? अब जब मैं चेयरमैन हूं तो मैं आपको तुरंत बोर्ड से हटा सकता हूं और मुझे स्वयं ये पद संभालने की अनुमति दे सकता हूं। हर समूह के अपने नियम होते हैं, लेकिन शर्मा ग्रुप में चेयरमैन की शक्ति सर्वोच्च होती है
और वो कभी भी अध्यक्ष को नियुक्त या हटा सकता है। सानवी का चेहरा तुरंत बेहद खराब हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के बाद उसे ऐसा नतीजा मिलेगा। नीला देवी ने घमंडी भाव से कहा, तुम दोनों छोटे बच्चे अभी भी मेरी बुढ़िया से लड़ना चाहते हो? तुम तो बिल्कुल भी नहीं। वहां मौजूद एकमात्र शांत व्यक्ति अर्णव था। वो थोड़ा मुस्कुराया, बुढ़िया की तरफ देखा और बोला, तुम्हें ऐसा करने का पछतावा होगा। नीला देवी ने कहा, मुझे पछतावा होगा? क्या तुम मजाक कर रही हो? हमीर मेरा पोता है और शर्मा परिवार उसका होना चाहिए। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई बाहरी व्यक्ति छीन सके। अर्णव ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या होगा अगर उसने ही चित्रसेन शर्मा को मारा हो? जैसे ही ये शब्द निकले, कॉन्फ्रेंस रूम में मानो बिजली का एक तेज धमाका हुआ। सबके चेहरे पर एकाएक भाव बदल गए। उन शेयर धारकों के भी जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। वे स्तब्ध रह गए। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया हमीर शर्मा की हुई। आखिरकार उन्होंने ही तो ये सब किया था। अब जब सच्चाई सामने आ गई है तो वे कैसे चिंतित न होते। अर्णव, तुम क्या कह रहे हो? मैं दादाजी को कैसे मार सकता हूं? क्योंकि अगर तुम अपने दादाजी को नहीं मारोगे तो तुम चेयरमैन तो क्या, प्रेसिडेंट भी नहीं बन पाओगे। बकवास, बकवास से भरी हुई। हमीर शर्मा ने जल्दी से नीला देवी से कहा, दादी, आपको इस आदमी की बकवास पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बस हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। फिर वो दरवाजे की तरफ चिल्लाया, सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इस आदमी को जल्दी से बाहर निकालो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, दरवाजा खुला, लेकिन अंदर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं, बल्कि जिया के नेतृत्व में 7-8 हथियारबंद सुरक्षा पुलिसकर्मी आए। उसने अपने हाथ में अमेठी वारंट उठाया और कहा, हमीर शर्मा, तुम पर चित्रसेन शर्मा की हत्या का शक है और अब तुम गिरफ्तार हो। बिल्कुल नहीं, ये नामुमकिन है। हमीर शर्मा की आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जो किया वो बेहद गुप्त था और किसी को पता भी नहीं चल सकता था। जरूर अर्णव ही उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसने नीला देवी का हाथ पकड़ लिया और चिल्लाया, दादी, उन सबने मिलकर मेरे साथ अन्याय किया है। अब तुम्हें ही मेरे लिए फैसला लेना होगा। अशेष शर्मा ने आगे कहा, तुम्हें मेरे बेटे के चेयरमैन बनने से जलन हो रही है, इसलिए तुमने उसे फंसा रहे हो। नीला देवी ने अपने हाथ में पकड़ी बैसाखी जमीन पर पटक दी। सामने खड़े लोगों को गुस्से से देखा और बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरा पोता कौन है। वो उसके दादाजी को कभी नहीं मारेगा। इसके अलावा जांच से यह साफ हो गया है कि उसके दादाजी की मौत मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से हुई थी और सानवी ने ही बूढ़े को इतना गुस्सा दिलाया था। बूढ़ी औरत, अगर तुम सिर्फ ऊपरी तौर पर कुछ देखती हो तो तुम किसी अंधे आदमी से अलग नहीं हो। यह कहते हुए अर्णव ने अपना फोन निकाला और प्ले बटन दबाया और जल्द ही एक रिकॉर्डिंग सामने आ गई। दादाजी, ये एक खास औषधि है जो मैंने कंट्री में से खरीदी है। इंजेक्शन लगने के 5 मिनट बाद ही आप अचानक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन से मर जाएंगे और कोई भी इसका कारण नहीं जान पाएगा। इसलिए नाराज मत होइए, इससे रक्त संचार तेज हो जाएगा और हो सकता है कि आप 5 मिनट भी न जी पाए। हालांकि सिर्फ शुरुआत ही बजाई गई थी, लेकिन सभी सुन सकते थे कि यह हमीर शर्मा और चित्रसेन शर्मा के बीच की बातचीत थी। हमीर शर्मा के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जमे रहे। फिर वो पागलों की तरह अर्णव का मोबाइल छीनने के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें जमीन पर गिरा दिया गया। यंग मास्टर हमीर, चिंता मत कीजिए, हमें इसे सबको सुनाना होगा, खासकर आपकी दादी को, ताकि वे जान सकें कि उनका पोता कैसा इंसान है और क्या वो वाकई अच्छा व्यवहार करता है और बच्चों जैसा व्यवहार करता है। अर्णव के बोलने के बाद फोन बजता रहा। ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। तुम सिर्फ खुद को दोषी ठहरा सकते हो। किसने तुम्हें हर समय सानवी को साधने के लिए कहा था और किसने तुम्हें उपाध्यक्ष का पद उसे सौंपने के लिए कहा था? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन सानवी को मारना ज्यादा उचित होता। तुम अभी मेरे काम की हो। यह अफसोस की बात है कि जिस हत्यारे को मैंने कुछ समय पहले काम पर रखा था वो नाकाम रहा। तुम दोनों में से एक को तो मरना ही होगा। चूंकि वो नहीं मरी तो तुम ही मर सकते हो। कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग चलने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी समझ गए कि चित्रसेन शर्मा सानवी से इतना नाराज नहीं थे, बल्कि अपने ही पोते के हाथों मारे गए थे। जिन हत्यारों ने पहले सानवी की हत्या करने की कैसिस की थी, उन सभी को हमीर शर्मा ने ही बुलाया था। जानवर, अमानवीय, ये वहां मौजूद सभी लोगों की एकमत भावना थी। नीली देवी इतनी गुस्से में थी कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपनी उंगली उठाई और हमीर शर्मा की नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। वो इतनी गुस्से में थी कि एक शब्द भी नहीं बोल पाई। उसने अचानक अपना मुंह खोला और मुंह में खून भरकर थूक दिया। इस घटना का उस पर गहरा असर हुआ। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका पोता, जिसे वो बचपन से प्यार करती थी, असल में चित्रसेन शर्मा की हत्या कर देगा। अर्णव ने नीला देवी की उपेक्षा की और उनके जख्मों का इलाज करने का भी कोई इरादा नहीं रखा। ऐसी बुजुर्ग महिला जो इतनी पक्षपाती और लाड़ प्यार से भरी थी,
पूरी तरह से खुद पर ही वार कर रही थी और किसी और को दोष नहीं देना था। उसने हमीर शर्मा की तरफ देखा और मजाक में कहा, चेयरमैन हमीर, अब आपको कुछ और कहना है? मुझे लगता है अब से आपको जेल में काम करना पड़ेगा। मैं जेल नहीं जाना चाहता, मैं कैदी नहीं बनना चाहता। हमीर शर्मा के चेहरे पर अचानक पागलपन छा गया और उसने अचानक एक खंजर निकाला और नीला देवी की गर्दन पर रख दिया। मुझे जल्दी जाने दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता, वरना मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि वो उसका सगा बेटा था। अशेष शर्मा अभी भी बहुत गुस्से में था और हमीर शर्मा पर चिल्लाया, अरे जानवर, जल्दी जाने दो, वो तुम्हारी दादी है। मुझे कोई परवाह नहीं, मैंने दादाजी को मार डाला और मुझे दादी की परवाह नहीं है। तुम्हें आज मुझे जाने देना होगा, वरना मैं उन्हें सीधे मार डालूंगी। इस पल नीला देवी बेहद उदास महसूस कर रही थी। अपने ही पोते द्वारा बंधक बनाए जाने से उसके दिल को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची थी। उसकी आंखों के कोनों से दो कीचड़ भरे आंसू बह निकले। वो हमेशा मानती थी कि हमीर शर्मा सबसे अच्छा है, सानवी से 100 गुना बेहतर, इसलिए वो उससे बहुत प्यार करती थी और हर संभव तरीके से उसकी रक्षा करती थी। लेकिन उसका फल इस तरह हुआ। जिया चिल्लाई, हमीर शर्मा, कृपया बंधकों को जल्दी से रिहा कर दो। क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम कबूल कर लोगी तो तुम नरम पड़ जाओगी? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगी तो मैं इस बूढ़ी को तुरंत मार डालूंगी। हमीर शर्मा ने बोलते हुए अपना हाथ हिलाया और सीधे नीली देवी की गर्दन पर एक खूनी घाव कर दिया। हालांकि यह जानलेवा नहीं था, लेकिन अचानक खून बहने लगा। जल्दी वापस जाओ, वरना मैं उसे मार डालूंगा। जानवर, मैंने तुम जैसे जानवर को क्यों जन्म दिया? अशेष शर्मा गुस्से से लाल हो गया। जिया ने उसे पीछे खींच लिया और अपने आसपास के सभी लोगों से कहा, सब लोग पीछे हट जाओ और पहले बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करो। सब जानते थे कि हमीर शर्मा के लिए रास्ता बनाने के लिए एक एक करके पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमीर शर्मा ने नीली देवी को बंधक बना लिया, घबराहट से सामने खड़े लोगों को घूरा और कदम दर कदम दरवाजे की ओर पीछे हट गया। शायद वो बहुत घबराया हुआ था, या शायद वो सड़क की ओर देख ही नहीं रहा था। अचानक उसका पैर स्टूल के पैर से टकराया, जिससे वो लड़खड़ा गया। आमतौर पर यह कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अब उसका चाकू नीला देवी की गर्दन पर था। अचानक जैसे ही वो आया, तेज खंजर ने उसका गला काट दिया और खून की धार फूट पड़ी। सब कुछ सबकी उम्मीदों से परे था और नीला देवी अपने प्यारे पोते के हाथों मर गई। हमीर शर्मा होश में आया और जमीन पर गिरी बुढ़िया को नजरअंदाज कर दिया। वो मुड़ा और दरवाजे से बाहर भागने ही वाला था कि अर्णव ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। जिया ने तुरंत किसी को ऊपर लाकर उसे हथकड़ी लगा दी। जैसे ही उसे ले जाया गया, नीला देवी का शरीर भी जकड़ लिया गया और बॉर्डरों में चल रहा तमाशा पूरी तरह शांत हो गया। चित्रसेन शर्मा की हत्या कर दी गई, नीला देवी की हत्या कर दी गई, हमीर शर्मा को पकड़ लिया गया और पूरा शर्मा परिवार स्वाभाविक रूप से सानवी के हाथों में आ गया। सभी के मतदान के बाद चित्रसेन शर्मा द्वारा छोड़े गए 20% शेयर उसे विरासत में मिले और वो शर्मा समूह की अध्यक्ष और अध्यक्ष बन गई और समूह के सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार हो गई। बैठक समाप्त हो गई और कमरे में केवल अर्णव ही रह गई। सानवी कुछ देर चुप रही और पूछा, अर्णव, तुम्हें वो रिकॉर्डिंग कैसे मिली? अर्णव ने हाथ बढ़ाया और उसकी हथेली में बाजरे के दाने के बराबर एक चिप थी। ये लेटेस्ट हाईटेक ईव्सड्रॉपिंग डिवाइस है। उस दिन जब तुम्हारे दादाजी हमीर शर्मा के साथ गए थे तो मुझे लगा कि इस बच्चे की आंखों में कुछ गड़बड़ है। मैंने उन्हें उठाने का मौका लिया और ये उनकी जेब में रख दिया। शुरू में मैं बस यूं ही कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो तुम्हारे दादाजी को इतनी बेरमी से मार डालेगा। हमीर शर्मा, इस कमीने को बचपन से ही दादा दादी का प्यार मिला है। सानवी ने कड़वाहट से गालियां दी और फिर संदेह से पूछा, चूंकि तुम्हारे पास उसके अपराध के सबूत हैं, तो तुमने उन्हें पहले क्यों नहीं निकाला? तुम बोर्ड मीटिंग तक क्यों रुके? अर्णव ने कहा, वैसे भी शर्मा ग्रुप में उनके पास पहले 10% शेयर थे और वे प्रमुख शेयर धारकों में से एक थे। आपके दादाजी का देहांत हो चुका है। अगर आप उन्हें दोबारा पकड़ भी लेते हैं तो भी आप 80% शेयरधारों का मत नहीं ले पाते। शर्मा परिवार का निदेशक मंडल तब तक पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएगा, जो आपके दोबारा अध्यक्ष चुने जाने और शर्मा परिवार की कमान संभालने के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसलिए मौजूदा नतीजे सबसे अच्छे हैं। सानवी को पता था कि उसकी बात सही है और उसने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमीर शर्मा इतना बेरहम और पागल होगा कि उसने आखिरकार दादी को भी मार डाला। अर्णव ने कहा, आपकी दादी की मौत पूरी तरह से एक दुर्घटना थी, लेकिन दूसरे नजरिए से यह खुदकुशी थी। अगर उन्होंने बचपन से ही हमीर शर्मा पर इतना प्यार न किया होता और हमीर शर्मा को हमेशा यह एहसास न दिलाया होता कि शर्मा परिवार उसका होना चाहिए, तो आज जो हुआ वैसा कुछ नहीं होता। 3 दिन बाद सानवी ने शर्मा ग्रुप पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया था और राजगढ़ शहर में बड़े पैमाने पर आभूषण और जेड उद्योग का आधार बनाने के लिए ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ सहयोग कर रहा था।
अर्णव के निमंत्रण पर माहिका आधिकारिक तौर पर ब्रदर्स इन्वेस्टमेंट कंपनी में जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गई। सुबह अर्णव, सानवी, लक्षित और माहिका एक छोटे से सम्मेलन कक्ष में आभूषण और जेड उद्योग के आधार को मजबूत और व्यापक बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। उनमें से सानवी के पास अपेक्षाकृत समृद्ध कार्य अनुभव है। आखिरकार उन्होंने इतने वर्षों तक किन स्तर पर काम किया है। उन्होंने कहा, हमारा भविष्य का औद्योगिक आधार केवल राजगढ़ शहर तक ही सीमित नहीं होगा, बल्कि देश और यहां तक कि दुनिया भर के पूरे आभूषण उद्योग को कवर करेगा। इसलिए हमारे कच्चे माल एकल नहीं हो सकते, बल्कि उनमें म्यांमार से जेड, अफ्रीका से हीरे शामिल होने चाहिए। माहिका ने कहा, बहन सानवी सही कह रही है। औद्योगिक आधार स्थापित करने के लिए कच्चा माल सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह पहले अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। लक्षित को कंपनी प्रबंधन या जेड उद्योग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बिना कुछ कहे वहीं बैठा रहा। ओंकार परिमार ने उसे जो सबसे महत्वपूर्ण काम दिया वो था जल्द से जल्द सीखना और आगे बढ़ना। अर्णव ने कहा, लक्षित और मैं दोनों ही आम आदमी हैं। आप ही फैसला करें। बस जो भी हमसे करवाना हो कह दीजिए। माहिका मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस एक मजदूर हूं। आप चेयरमैन हैं। आपको यूं ही आदेश देने की हिम्मत कैसे हुई? सानवी ने कहा, हमारे पास अभी भी जेड का कुछ स्टॉक है और सबसे जरूरी चीज हीरे है। शर्मा के आभूषण पहले इस क्षेत्र में शामिल नहीं रहे हैं। ये पूरी तरह से अंधा है और हमें नए रास्ते खोलने होंगे। कई लोग चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक दरवाजे के बाहर जोर की आवाज आई और एक महिला की आवाज आई। तेज आवाज में बोली, मुझे जल्दी से अंदर आने दो, मैं सानवी से मिलना चाहती हूं। सानवी ने भौहें चढ़ाई और मन ही मन सोचा कि ये सुरक्षा गार्ड अपना काम कैसे करते हैं और इतने बेकार लोगों को कैसे अंदर आने देते हैं। इसी समय महिला फिर चिल्लाई, सानवी, मैं सुप्रिया की मां हूं, तुम कहां हो? यह सुनकर कि वो सुप्रिया की मां है, सानवी उसे अनदेखा नहीं कर सकी। उसने दरवाजा खोला और बाहर चली गई। उसके पीछे अर्णव और बाकी लोग भी आ गए। कमरे के बाहर कई सुरक्षा गार्ड एक अधेड़ उम्र की महिला को खींच रहे थे और उसे बाहर घसीटने की तैयारी कर रहे थे। सानवी ने कहा, छोड़ो, ये मेरी आंटी लक्ष्मी है। वो अधेड़ उम्र की महिला लक्ष्मी दिगाल है, सुप्रिया की मां, और वे पहले भी मिल चुके हैं। सानवी, प्लीज प्लीज सुप्रिया को बचा लो, मैं तो बस एक ही बेटी है। जब लक्ष्मी दिगाल ने सानवी को देखा तो वो तुरंत दौड़कर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उसकी जांग से लिपटकर रोने लगी। सानवी थोड़ी उलझन में थी और जल्दी से उसे उठाया और बोली, आंटी, आपको क्या हुआ है? चलो अंदर बात करते हैं। यह कहकर उसने लक्ष्मी दिगाल को छोटे से कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचाया और उसके बैठने के लिए एक कुर्सी खींची। आंटी लक्ष्मी, क्या हो रहा है? सुप्रिया को क्या हो गया है? ये सब धोखेबाज कनु है, उसने हमारी सुप्रिया को मार डाला। लक्ष्मी दिगाल ये कहते हुए फिर से फूट फूट कर रोने लगी और आसपास खड़े लोगों को हैरानी से देखने लगी। सानवी ने उसे दिलासा दिया, आंटी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बताओ। सिर्फ रोने से समस्या हल नहीं होगी। हमें तुम्हें समाधान ढूंढने में मदद करने से पहले इसे स्पष्ट रूप से समझना होगा। ये सही है, वो कनु कोई राजकुमार नहीं है और उसके घर पर 4 पत्नियां हैं। लक्ष्मी दिगाल ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और बताना शुरू किया। पता चला कि कनु बिल्कुल झूठा है। वो न सिर्फ राजकुमार नहीं है, बल्कि बेहद गरीब भी है। वो अफ्रीका के एक छोटे से कबीले में रहता है और उसके घर पर 4 पत्नियां और 12 बच्चे हैं। उसने सुप्रिया को शादी के नाम पर विमान में बिठाया। अफ्रीका पहुंचते ही उसने तुरंत उसका पासपोर्ट फाड़ दिया, फोन छीन लिया और अपना असली चेहरा दिखा दिया। भले ही सुप्रिया को उस समय सच्चाई पता थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बिना पहचान के कहीं नहीं जा सकती थी। सरकारी मदद लेने की तो बात ही छोड़ दीजिए। कनु द्वारा अपने कबीले में लाए जाने के बाद उन्हें पता चला कि ये जगह बेहद वीरान थी, यहां तक कि देश के कुछ दूर दराज के पहाड़ी इलाकों से भी ज्यादा पिछड़ी। सबसे अहम बात यह है कि कनु ने उसे वापस अगवा कर लिया था ताकि वो खुद को बेचकर पैसे कमा सके और उसके परिवार का पालन पोषण कर सके। पहले तो उसने विरोध करना चाहा, लेकिन कनु और औरतों ने उसे बुरी तरह पीटा और बाद में उसे हार माननी पड़ी। उस दिन से अपने सपनों की राजकुमारी बनने के बजाय सुप्रिया एक नारकीय जीवन जीने लगी। हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा, कभी कभी तो दर्जनों मेहमान उसके घर आते थे। जब भी उसे कोई परेशानी करती, कनु और उसकी औरतें उसे रोज मारती पीटती। सुप्रिया ने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। हर बार जब उसे बचाया जाता तो उसे फिर से अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़ता। सभी लोग दंग रह गए। हालांकि उन्हें पहले कनु पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। देहात में रहने वालों के लिए यह बिल्कुल अकल्पनीय है और उनकी समझ को ताजा करता है। सानवी ने पूछा, आंटी लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता चला? लक्ष्मी दिगाल ने कहा, कुछ दिन पहले ही सुप्रिया की मुलाकात किसी देहाती मेहमान से हुई थी।
सच्चाई जानने के बाद वो बहुत हमदर्द हुआ और उसे अपना मोबाइल फोन देकर एक गुप्त कॉल करने को कहा। तभी हमें पता चला कि हमारी बेटी तकलीफ में है। माहिका ने कहा, तो जल्दी से उस व्यक्ति को बचाने का कोई रास्ता ढूंढो। लक्ष्मी दिगाल ने कहा, उसके पिता तुरंत वहां पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से वहां पहुंचने पर भी उन्होंने सुप्रिया को ढूंढने की माध्यम नहीं खोज पाए। अफ्रीका बहुत बड़ा है, लेकिन देश इतना विकसित नहीं है। ज्यादातर जगहों पर जनसंख्या सूचना पंजीकरण नहीं है। लोगों को ढूंढने के लिए फोन की तो बात ही छोड़ दीजिए। 4-5 दिन वहां जूझने के बाद कोई नहीं मिला और बाद में उसे लूट लिया गया। हताशा में उसने मुझे आखिरी बार फोन किया। बेटी के प्रति निर्यातना के बारे में सोच सोचकर और बिना पासपोर्ट और पैसे के अफ्रीका में एक टेढ़े मेढ़े पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। ये कहते हुए वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। 3 लोगों के उस अच्छे परिवार में अब वो अकेली बची थी। ये नतीजा सुनकर सब अवाक रह गए और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। लक्ष्मी दिगाल ने फिर से सानवी का हाथ थामा और कहा, सानवी, आंटी के पास वाकई कोई चारा नहीं है। मुझे पता है कि तुम राष्ट्रपति हो और सुप्रिया के साथ तुम्हारे अच्छे रिश्ते हैं। सिर्फ तुम ही उसकी मदद कर सकती हो। प्लीज, तुम्हें उसे बचाना होगा। हमारे शर्मा परिवार का अफ्रीका में कोई व्यापारिक लेन देन या जान पहचान नहीं है। बस आंटी, मैं सुप्रिया के मामलों का ध्यान जरूर रखूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो और मैं कोई हल सोचूं। सानवी ने आखिरकार उसे दिलासा दिया और फिर लक्ष्मी दिगाल को विदा कर दिया। वापस लौटने पर कई लोग चुप हो गए। लक्षित ने थोड़ी उलझन में पूछा, क्या हो रहा है? क्या वो सुप्रिया हमारे देश से नहीं है? वो अफ्रीका क्यों गया? माहिका ने भी पूछा। हाँ, क्या हुआ? अर्णव ने सुप्रिया की कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। उसकी बातें सुनने के बाद लक्षित ने मेज पटक दी और गुस्से से बोला, देश की मर्दों को नीचा देखो, उनकी स्वभाव और तौर तरीके को बिना जाने विदेशियों को ढूंढने पर अड़े रहो और राजकुमारी बनने का सपना देखो। इस तरह का इंसान आज जिस मुकाम पर है उसके बिल्कुल लायक है और किसी भी तरह की सहानुभूति का हकदार नहीं है। माहिका ने कोई टिप्पणी नहीं की, बस अपना सिर हिला दिया, जाहिर तौर पर सुप्रिया के कामों से असहमत। सानवी ने उत्सुकता से कहा, हालांकि सुप्रिया ने कुछ गलत किया है, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है उसमें रहना बहुत दुखद है। चाहे कुछ भी हो, हमें उसे बचाना चाहिए। लक्षित ने फिर भी गुस्से से कहा, तो फिर उसे कौन दोष दे सकता है? उसने अपनी राह खुद चुनी। क्या उसे विदेशी मर्द ढूंढना पसंद नहीं? क्या इसका मतलब ये नहीं कि देश की मर्द उसके लायक नहीं है? तो फिर उसे अपनी पसंद का अंजाम भुगतना चाहिए। माहिका ने कहा, यह सच है, हम सब वयस्क हैं, हमें अपने चुने हुए रास्ते पर चलना होगा। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए, चाहे हम सही हो या गलत। लेकिन उसे अपनी गलतियों की काफी सजा मिल चुकी है। खैर, सुप्रिया कभी सानवी की सबसे अच्छी दोस्त थी। उसने अर्णव को दयनीय दृष्टि से देखा और कहा, अर्णव, मैं जानती हूं कि तुम बहुत काबिल हो। प्लीज प्लीज सुप्रिया को वापस बचा लो। अर्णव ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं अफ्रीका जाऊंगा। लक्षित ने कहा, अर्णव, ऐसी आत्मधर्मी नारीवादी के लिए तुम्हें उसकी चिंता करना छोड़ देना चाहिए और उसे खुद ही अपना ख्याल रखने देना चाहिए। माहिका ने कहा, और अफ्रीका जैसी जगह बहुत ही परेशान करने वाली है। कई जनजातियां अराजक और आदिम हैं और उनके लोग बिल्कुल भी विवेकहीन हैं। इसके अलावा वहां का पारिस्थितिक वातावरण अच्छा नहीं है और कई तरह की बीमारियां आम हैं, जिनमें अजीबोगरी बीमारियां भी शामिल हैं। अर्णव ने कहा, हालांकि सुप्रिया के विचार अतिवादी हैं और वो अच्छी इंसान नहीं है, फिर भी वो सानवी की सबसे अच्छी दोस्त है और उसे जैसी सजा मिलनी चाहिए थी मिल चुकी है। इसलिए अगर वो मदद करती है तो कोई बात नहीं। और हाँ, क्या हमने अभी नहीं कहा था कि आभूषण और जेड उद्योग का एक मजबूत आधार बनाने के लिए हमारे पास हीरों का एक स्रोत होना चाहिए? हीरे कहाँ है? बेशक वो अफ्रीका में है, इसलिए मेरा वहां जाना जरूरी है। सुप्रिया को बचाने के बाद मैं देखूंगा कि क्या हम अपने लिए एक विशेष आपूर्ति चैनल बना सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद स्वाभाविक रूप से दोनों लोगों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। सानवी ने उसका हाथ पकड़ा और गहरी भावना से कहा, अर्णव, बहुत बहुत धन्यवाद। माहिका ने कहा, इस मामले में वहां पहुंचने पर तुम्हें ज्यादा सावधान रहना होगा। लक्षित खड़ा हुआ और बोला, अर्णव, मैं तुम्हारे साथ चलूं और लोक सत्ता साझा कर सकते हैं। अर्णव ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मुझे घर से निकलते समय आप पर भरोसा करना होगा, वरना वहां पहुंचने पर मुझे चैन नहीं मिलेगा। हाल ही में उसने राजगढ़ शहर में कई दुश्मन बना लिए हैं और यहां उसके रिश्तेदारों की सुरक्षा जरूरी है। सानवी ने कहा, अर्णव, मुझे अपने साथ चलने दो। अर्णव ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा, तुम जाकर क्या करोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए अकेले बाहर आना बहुत आसान है? और क्या तुम मुझ पर और बोझ डालना चाहते हो? और हाँ, शर्मा ग्रुप अभी अभी स्थिर हुआ है और तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। ये सानवी ने बेबसी से कहा, ठीक है, तुम्हें जल्दी जाना होगा और जल्दी वापस आना होगा और सुरक्षा का ध्यान रखना होगा।
बात पक्की होने के बाद सानवी ने तुरंत अर्णव के लिए अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट बुक करवाई। रात के 8 बजे उसने दूसरों के छोड़ने के अनुरोध को ठुकरा दिया और टैक्सी से हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ा। उतरने के बाद अर्णव अकेले ही हवाई अड्डे के चौराहे की ओर चल पड़ा। चूंकि उसके पास एक स्टोरेज रिंग थी, इसलिए वो अपने साथ कोई सामान नहीं लाया था। मैं अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि पीछे से किसी ने अचानक आवाज लगाई, सामने वाले खूबसूरत लड़का, क्या आप मेरा सामान उठाने में मेरी मदद कर सकते हैं? अर्णव ने पीछे मुड़कर देखा तो जिया उसके पीछे खड़ी उसका सूटकेस खींच रही थी और मुस्कुरा रही थी। आज उसने एक साधारण जीन्स, एक टी शर्ट और सिर पर एक काली बेसबॉल टोपी पहनी हुई थी। उसके शॉल जैसे लंबे बाल उसके सिर के पीछे लटकी हुई पोनीटेल में बंधे थे। वो किसी पड़ोस की लड़की जैसी लग रही थी। बात बस इतनी है कि वो इतनी खूबसूरत है कि साधारण कपड़े पहने होने पर भी वो आकर्षक और दिलकश लगती है। जिया, तुम यहां क्यों हो? जिया के आने से अर्णव काफी हैरान था। जिया आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली, मैंने कहा था कि मैं अफ्रीका घूमने जा रही हूं और संयोग से तुमसे मिली। क्या तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बस एक इत्तेफाक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं छुट्टियों पर था और मैंने सुना कि तुम बिजनेस के सिलसिले में अफ्रीका जा रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए उसी फ्लाइट का टिकट खरीदा। क्या ये कोई जायज वजह है? ये तो वाजिब है, अर्णव ने कहा और उसके हाथ से सूटकेस ले लिया। जैसे ही वे दोनों प्रवेश द्वार में जाने वाले थे, 1 दर्जन से ज्यादा कारें तेजी से उनकी तरफ आई। ब्रेक की तेज आवाज ने अनगिनत लोगों का ध्यान खींचा। गाड़ी हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार के सामने बेतरतीब ढंग से खड़ी हो गई। गाड़ी का अगला हिस्सा, एक लंबी रोल्स रॉयस, खुला और एक 40-42 साल का अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। इस आदमी के लंबे बाल सिर पर बंधे थे और उसने एक लंबा चोगा पहना हुआ था। वो किसी पुराने जमाने के आदमी जैसा लग रहा था। अगर उसके घमंडी हाव भाव और लोगों की भीड़ न होती तो उसे लगता कि वो किसी कॉस्ट्यूम ड्रामा का अभिनेता है। उसके चारों ओर 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। हर कोई सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था और उसका शरीर आकर्षक था। पहली नजर में वे कामयाब लोग लग रहे थे, लेकिन उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर उसके चेहरे पर सम्मान और विस्मय का भाव था और उसका चेहरा चापलूसी और खुशामद से भरा था। इन लोगों के चारों ओर काले सूट पहने दर्जनों अंगरक्षक थे, जो लगातार उन राहगीरों को भगा रहे थे जो ये रोमांचक दृश्य देख रहे थे। यहां तक कि अर्णव और जिया को भी अंगरक्षकों ने धक्का देकर किनारे कर दिया और फिर वो अधेड़ उम्र का आदमी घमंड से प्रवेश द्वार से अंदर आया और सीधे वीआईपी प्रतीक्षालय में चला गया। अर्णव ने इस स्थिति की परवाह नहीं की, बल्कि उत्सुकता से पूछा, जिया, क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो? कौन है ये? जिया ने कहा, क्या तुमने कभी कोकाट सिटी के मास्टर साइरस के बारे में सुना है? अर्णव ने सिर हिलाया। वो एक साधारण छात्र हुआ करता था। उसे राजगढ़ के उच्च वर्गीय समाज के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। कोकाट सिटी के बारे में तो बिल्कुल नहीं। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताती हूं। जिया ने अर्णव का हाथ थाम लिया और दोनों अंदर चलते हुए बातें करने लगे। कोकाट सिटी और राजगढ़ सिटी नदी के उस पार है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी ये बहुत अलग है। तुलनात्मक रूप से राजगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर है, जबकि कोकाट सिटी की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। यहां अपना हवाई अड्डा भी नहीं है, इसलिए आपको हवाई जहाज पकड़ने के लिए राजगढ़ जाना पड़ता है। हालांकि मार्शल आर्ट और जादू के मामले में कोकाट सिटी राजगढ़ सिटी से बेहतर है। मार्शल आर्ट के मामले में यहां कई उस्ताद हैं, जैसे गंजे शेर राजा मणिरण, और जादू के मामले में मास्टर साइरस है। ये दोनों लोग न केवल कोकाट सिटी में बल्कि पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हस्तियां हैं। क्योंकि ये दोनों लोग प्रभारी थे, इसलिए जब उमंग धोलिया ने बेड बॉय सोसाइटी की स्थापना की और राजगढ़ सिटी में अपना दबदबा कायम किया, तो उन्होंने कोकाट सिटी से संपर्क करने की कभी हिम्मत नहीं की। ओह, अर्णव ने सिर हिलाया और पूछा, क्या ये सभी सुनहरे बालों वाले सिंह राजा नहीं है? गंजा सिंह राजा क्यों है? जिया ने कहा, कोकाट शहर के नंबर 1 मार्शल आर्टिस्ट होने के नाते मणिरन के पास 2 अनोखे कौशल है। एक लोहे के सिर वाला कौशल और दूसरा शेर की दहाड़ वाला कौशल। इन दोनों को मिलाकर उन्हें गंजा सिंह राजा कहा जाता है। ओह, अर्णव ने पूछा, क्या ये व्यक्ति अभी मास्टर साइरस है? वो मास्टर साइरस नहीं है, मास्टर साइरस उससे कहीं ज्यादा महान है। जिया ने कहा, लेकिन ये आदमी भी बहुत प्रसिद्ध है। वो मास्टर साइरस का सबसे बड़ा शिष्य बंजीत है। अर्णव ने कहा, क्या एक साधारण शिष्य का इतना ऊंचा स्तर हो सकता है? अच्छा, जिया ने कहा, हाल के वर्षों में मास्टर शायद ही कभी व्यक्तिगत रूप से कोई कदम उठाते हैं और बंजीत आमतौर पर पहल करते हैं, और इस आदमी में कुछ क्षमताएं हैं। किंवदंती है कि उसे मास्टर की उपाधि विरासत में मिली है। वो न केवल कोकाट शहर में प्रसिद्ध है, बल्कि कुछ विदेशी धनी लोग अक्सर उसे बाहर आने के लिए कहते हैं, और हर बार उपस्थिति शुल्क कम नहीं होता, कम से कम कई मिलियन। आज उसकी उपस्थिति को देखते हुए उसे किसी और अमीर आदमी ने आमंत्रित किया होगा।
वे दोनों प्रथम श्रेणी में थे और वीआईपी गलियारे में गए। बातें करते हुए वे विमान में चढ़ गए। जब वे प्रथम श्रेणी के केबिन में पहुंचे तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बंजीत पहले से ही वहां बैठा था। दोनों थोड़े हैरान हुए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बंजीत भी उनके साथ उसी उड़ान में अफ्रीका जा रहा है। मास्टर साइरस का नाम महान साइरस है। कुछ लोग उन्हें भगवान साइरस भी कहते हैं। वे कोकार्ड शहर और पूरे राजगढ़ प्रांत में प्रसिद्ध हैं। अनगिनत उच्च पदस्थ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उनके मेहमान होते हैं। जैसा कि कहावत है, बढ़ता ज्वार सभी नावों को ऊपर उठा देता है। मास्टर साइरस के उच्च पद के कारण उनके शीर्ष शिष्य के रूप में बंजीत भी प्रसिद्ध है। इस बार मुझे अफ्रीका के एक बड़े व्यक्ति ने आमंत्रित किया था और केवल उपस्थिति शुल्क के लिए मुझे 1 करोड़ का उपहार दिए गए थे। इस वजह से वो बहुत घमंडी है। भले ही वो इस समय विमान में अकेला बैठा हो, फिर भी वो किसी ऊंचे पद के व्यक्ति जैसा दिखता है। लेकिन जब उसने जिया को देखा तो बंजीत की आंखें अचानक चमक उठीं। हालांकि वो मास्टर साइरस का प्रशिक्षु है, वो धनलोलुप और कामुक दोनों है। वर्षों से वो समस्याओं के समाधान के नाम पर महिलाओं के साथ खेलता रहा है। भले ही उसने अनगिनत महिलाओं को देखा हो, उसने कभी ऐसी महिला नहीं देखी थी जिसने उसके दिल की धड़कन इस तरह बढ़ा दी हो। सुंदर, ये बहुत खूबसूरत है और इसमें वीरता का भाव है। बंजीत का दिल अचानक धड़कने लगा। उसके बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। उसे उम्मीद थी कि यह महिला उसके बगल में बैठ जाएगी ताकि उसे आगे बढ़ने का मौका मिले, लेकिन नतीजा उसे निराश कर गया। अर्णव और जिया सीधे पीछे जाकर बैठ गए। दोनों सीटें एक दूसरे के बगल में थी। पता चला कि जिया आधे महीने की छुट्टी पर थी और वो इस समय का उपयोग अर्णव के साथ अपने रिश्ते सुधारने में करना चाहती थी। अचानक उसे समय भाटिया से खबर मिली कि अर्णव अफ्रीका जाने वाला है। ये एक अच्छा मौका समझते हुए उसने तुरंत अर्णव की उड़ान की जानकारी अपने भाटिया परिवार से ली और फिर बगल वाली सीटें खरीद ली। तो ये कोई संयोग नहीं था कि दोनों लोग साथ बैठे, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। बंजित ने जिया का इंतजार नहीं किया, लेकिन इसी समय एक दाढ़ी वाला आदमी अंदर आया और उसके बगल वाली सीट पर बैठ गया, जिससे वो और भी निराश हो गया। जल्द ही सभी यात्री विमान में सवार हो गए और विमान ने उड़ान भरी और पृथ्वी के दूसरी ओर उड़ गया। बंजित अपनी सीट पर बैठा था। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। वो सोच रहा था कि कैसे जिया का ध्यान आकर्षित करे और फिर रिश्ता बनाए। माफ कीजिए, क्या आप कोकाट सिटी से मास्टर बंजीत है? एक परिचारिका ने प्रशंसा से उसकी ओर देखा और कहा। बंजीत खुश हो गया और बोला, हाँ, मैं ही हूं। परिचारिका ने उत्सुकता से कहा, मास्टर बंजीत, मैंने आपका नाम बहुत पहले सुना था, लेकिन मुझे आज आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। क्या आप मुझे अपना चेहरा देखने में मदद कर सकते हैं? चूंकि मिलना तो किस्मत में है, तो जरूर कर सकते हैं और आप कोई पैसा नहीं लेंगे। दरअसल बंजीत आमतौर पर पैसा लेता है। किसी का चेहरा पढ़ने की फीस बहुत ज्यादा होती है, कम से कम 5 अंकों में। आज जिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने परिचारिका को मुफ्त में चेहरा पढ़ने का मौका दिया। मास्टर बंजीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परिचारिका का चेहरा खुशी से भरा हुआ था। उसने बहुत समय पहले मास्टर साइरस और मास्टर बंजीत के नाम सुने थे। वो जानती थी कि ये दोनों लोग हमेशा अमीर लोगों के घरों में रहे हैं और आम लोगों को शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते थे। बंजित ने पहले फ्लाइट अटेंडेंट के चेहरे को देखा, फिर उसके नन्हे हाथों को ध्यान से देखा और फिर बोली, जब तुम 7 साल की थी तब तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना घटी थी। तुम्हें अपने माता पिता में से किसी एक को खो देना चाहिए था। हाँ, उसी साल मेरी मां का देहांत हो गया था और मेरे पिता ने ही मेरा पालन पोषण किया था। परिचारिका ने जल्दी से सिर हिलाया। उसकी आंखें और भी ज्यादा स्नेह से भर गई। जब तुम 18 साल की थी तब तुम्हारा जरूर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। यह तुम्हारे जीवन की एक छोटी सी आपदा थी। परिचारिका द्वारा पहचाने जाने पर बंजीत को बहुत गर्व हुआ और वो जोर जोर से बोलने लगी, जिससे आसपास के यात्रियों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। परिचारिका ने आगे कहा, हाँ, जब मैं 18 साल की थी तब मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। उस आपदा के बाद तुम्हारी किस्मत चमक गई। अगर मैंने सही पढ़ा है तो यह तुम्हारी किस्मत थी कि तुमने इस कंपनी में होस्टेस के पद के लिए आवेदन किया। यह तुम्हारी मूल नौकरी नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से ही तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। हाँ, मैं पहले इंटरव्यू और मूल्यांकन में फेल हो गई थी, लेकिन मेरे सामने कोई अचानक बीमार पड़ गया, इसलिए मुझे यह मौका मिला। परिचारिका बंजीत के चेहरे मोहरे से पूरी तरह प्रभावित हुई और प्रशंसा से बोली, मास्टर बंजीत, मेरे भविष्य के भाग्य के बारे में तुम क्या सोचते हो? 3 महीने बाद तुम्हारे जीवन में एक और आपदा आएगी, जो 18 साल की उम्र में आई आपदा से भी ज्यादा गंभीर होगी। तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। परिचारिका के हाव भाव अचानक बदल गए और उसने घबराकर कहा, मास्टर बंजीत, क्या इसका कोई हल है? जरूर कोई रास्ता है। मैं अपना फोन नंबर तुम्हारे पास छोड़ दूंगी।
तुम आधे महीने में कोकाट सिटी डोजो जाकर मुझे ढूंढ सकती हो और मैं तब तुम्हारी मदद करूंगी। जब तक तुम इस मुसीबत से उबर पाओगी, तुम इस जिंदगी में बिना किसी चिंता के सुरक्षित रहोगी। हालांकि उसके सामने वाली परिचारिका जिया जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी वो आम औरतों से कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। इसलिए बंजीत उसे जाने नहीं देना चाहता था और कोकाट सिटी लौटकर उसने कुछ करने का फैसला किया। जाहिर है परिचारिका को यह बात पता नहीं थी और उसने खुशी खुशी फोन नंबर छोड़ दिया। बंजीत ने काफी देर तक दिखावा किया, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि जिया वहां अर्नव से बस फुसफुसा रही थी और उसके प्रदर्शन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि कई दूसरे यात्रियों का ध्यान उसकी ओर गया। मेरे बगल में बैठे दाढ़ी वाले आदमी ने उत्सुकता से कहा, मास्टर बंजीत, क्या तुम मुझे भी देखने में मदद कर सकते हो? बंजीत सोच रहा था कि जिया से कैसे मिले, लेकिन वो उससे बात करने के मूड में नहीं था। उसने हाथ हिलाया और कहा, तुम्हारा और मेरा साथ होना तय नहीं है, इसलिए इसे भूल जाओ। आदमी निराश लग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। सामने खड़ी एक अधेड़ उम्र की मोटी औरत बोली, मास्टर बंजीत, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता टूट गया है? बंजीत बोला, तुम्हारे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हुई है, तुम उसे देखो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आसपास बैठे कई मेहमानों को ठुकराने के बाद वो उठा और जिया के पास आया। चूंकि मछली ने चारा नहीं लिया, इसलिए उसके पास जाल डालने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़की, मुझे लगता है कि आज तुम्हारे साथ होना तय है, इसलिए मैं तुम्हें मुफ्त में एक चेहरा दूंगा। बंजीत ने एक विशेषज्ञ की व्यंग्यात्मक छवि बनाई, लेकिन वो अपनी आंखों में अश्लीलता नहीं छिपा सका। सानवी ने सिर उठाया और कहा, माफ करना, मुझे भाग्य देखना कभी पसंद नहीं। पहले तो उसे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन अर्नव के जादुई तरीके देखने के बाद वो इन अजीबोगरीब लोगों को कैसे गंभीरता से ले सकती थी। बंजीत थोड़ा मुस्कुराया, बेटी, तुम्हें मेरी पहचान नहीं पता होगी। मैं कोकाट शहर से बंजीत हूं और मेरे गुरु मास्टर साइरस है। जो दोस्त अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं वे मुझे मास्टर बंजीत कहते हैं। मैं जादू और रहस्यमयी कलाओं में पारंगत हूं, लेकिन मैं आसानी से भविष्य बताने वालों की बातें नहीं समझ पाता। आज मैंने एक ज्योतिषी को मुफ्त में दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरी मुलाकात एक लड़की से होनी तय थी। अगर मैं कीमत कम से कम 1 लाख होती। मेरे बगल में बैठी परिचारिका ने सहयोगात्मक स्वर में कहा, हाँ, मास्टर बंजीत मशहूर है और उनकी शारीरिक बनावट बहुत अच्छी है। उन्होंने मुझे बिल्कुल सही दिखाया। अर्नव ने अपना सिर उठाया और बंजीत की तरफ देखा। हालांकि इस आदमी के मान में कुछ उतार चढ़ाव थे, लेकिन वो जादू के शुरुआती स्तर पर ही था। वो अभी भी एक सच्चा साधक होने से कोसों दूर है, लेकिन खुद जादू के उस्ताद के सामने अपनी भविष्य बताने की कला का दिखावा करना उसकी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आंकना है। और कितने ही लोगों ने इसे देखा तक नहीं, पर जिया को दिखाने आ गए। कोई मूर्ख भी समझ सकता था कि वो क्या सोच रहा है। उसने कहा, माफ करना, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, दूसरे मर्दों की तो बात ही छोड़ दो। बंजित ने सिर हिलाया और घमंड से कहा, संकीर्ण, सचमुच बहुत संकीर्ण। कितने ही लोग मुझसे किसी का भाग्य दिखाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, पर तुम तो इसे संजोना ही नहीं जानते। देर तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना दुर्लभ अवसर गवा दिया है। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं, महाराज, तुमसे बहस नहीं करूंगा। फ्लाइट अटेंडेंट ने भी कहा, 2 मेहमान, मास्टर बंजीत वाकई कमाल के हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि इस अवसर को हाथ से न जाने दो। पेशेवर कारणों से उसने बहुत संयम से बात की, लेकिन उसे बंजीत की बातों पर पूरा विश्वास था। अर्नव ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता कि माफी मांगने की जरूरत है और हम सच में भाग्य दिखाना नहीं चाहते, इसलिए कृपया वापस चले जाइए। युवक, तुम्हारा अनजान रहना ठीक है। दूसरों को, यहां तक कि अपनी प्रेमिका को भी धोखा देने की कोशिश मत करो। बंजित ने परेशान भाव से देखा, फिर जिया की ओर देखा और कहा, लड़की, तुम्हारी अफ्रीका यात्रा के दौरान एक भयानक दुर्घटना होगी और वो बहुत गंभीर होगी। अगर इसे ठीक नहीं किया जाए तो जान को खतरा हो सकता है। ये देखकर कि धोखा नाकाम हो गया, ये आदमी उसे सिर्फ शब्दों से ही धमका सकता था। मेरा मानना है कि जिस किसी ने भी सुना होगा कि उसकी जान को खतरा है, वो उससे विनती करेगा कि वह इसे तोड़ दे। अर्नव ने भौहें चढ़ाई। अपनी क्षमता से वो समझ गया कि जिया में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये आदमी साफ तौर पर झूठ बोल रहा था। जिया ने भी अपना चेहरा काला कर लिया और रूखेपन से कहा, साहब, कृपया सम्मान से बोले और बकवास न करें। तुम सच में जिद्दी हो। बंजीत ने दुखी भाव से हाथ बढ़ाया और 2 पीले ताबीज निकाले और कहा, बेटी, मैंने सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। इस बार तुम्हें सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। खैर, ये मेरे गुरु द्वारा परिष्कृत किए गए 2 शांति मंत्र हैं। तुम्हें पहले इन्हें अपने साथ ले जाना चाहिए और फिर जब तुम्हें पता चल जाए कि तुमने जो कहा वो सच है, तो मुझे ढूंढने कोकाट शहर आना चाहिए। तब मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारे दुर्भाग्य को दूर करने में तुम्हारी मदद करूंगा। उसके हाथ में 2 ताबीज देखकर
परिचारिका की आंखों में ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। वो इन दोनों ताबीजों की कीमत अच्छी तरह जानती थी। कोकार्ड सिटी में अगर कोई ताबीज मास्टर साइरस ने खुद बनाया होगा तो उसकी कीमत कम से कम 5 लाख होगी। अर्णव की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। वो अच्छी तरह जानता था कि ये दोनों ताबीज क्या है। ये शांति के ताबीज बिल्कुल नहीं थे। उनमें से एक ट्रैकिंग ताबीज है। जब तक इसे अपने साथ रखा जाता है, ट्रैकर दूसरे पक्ष का स्थान जान सकता है। दूसरा एक प्रेम ताबीज है। अगर आप इसे लंबे समय तक अपने पास रखेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में ताबीज बनाने वाले के लिए भावनाएं विकसित होंगी। इस आदमी ने जिया को इस तरह की 2 ताबीज दिए और वो बहुत गुस्से में था। बंजित को यह नहीं पता था कि अर्णव उसकी छोटी सी चाल समझ गया था। वो अपने सामने 2 ताबीज पकड़े हुए लगातार बातें कर रहा था। अचानक उसे अपने पेट के निचले हिस्से में गर्मी महसूस हुई और फिर एक धुंधली सी गंध हवा में भर गई। उसने नीचे देखा और यह देखकर डर गया कि दोनों ताबीज अपने आप धुंधला रहे थे। इसी समय उसका पोशाक जल उठा, खासकर पेट के निचले हिस्से में, जहां से 2 लपटें उठ रही थी। हवाई जहाज में आग लगना बहुत खतरनाक होता है और आसपास खड़े कई यात्रियों के चेहरे पर यह स्थिति देखकर बहुत बदलाव आ गया। जल्दी से आग बुझाओ। अर्णव ने अपना पैर उठाया और बंजीत को जमीन पर पटक दिया और फिर अपने बड़े पैर से उसके पेट के निचले हिस्से पर पैर रख दिया। उसके बगल में बैठे यात्री भी स्पष्ट थे। दाढ़ी वाली औरत, मोटी औरत और 2 अन्य लोग भी दौड़कर आए और अपने पैरों के तलवों से बंजीत के पेट के निचले हिस्से पर पैर रख दिया। एक पल के लिए वेस्टवर्ड जर्नी में सर्वोच्च खजाने की त्रासदी यहां स्पष्ट रूप से मंचित हो गई। जब बंजीत ने प्रतिक्रिया दी तो उसे लगा जैसे उस जगह को रौंद दिया गया हो। खासकर वो मोटी औरत जिसने ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। हर बार जब वो उसके पैर पर पैर रखती तो उसे ऐसा दर्द होता जो मौत से भी बदतर होता। आह! वीआईपी केबिन में दिल दहला देने वाली चीखें गूंज उठीं और साधारण केबिन में बैठे लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यहां क्या हो रहा है। आखिरकार उसके शरीर की लपटें पूरी तरह बुझ गई। एक चिंगारी भी नहीं बची थी और सबने अपने पैर पीछे खींच लिए। बंजीत जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था, एक हाथ से अपने पेट के निचले हिस्से को ढकते हुए और दूसरे हाथ से अर्णव की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, तुम क्या करने वाले हो? इस समय उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और उसे अब अपने पिछले गुरु जैसे व्यवहार की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे कुचल दिया गया है, जिससे भविष्य में महिला विश्वासियों को धोखा देने के लिए उसके लिए अपने जादू पर भरोसा करना मुश्किल हो गया था। अर्णव ने रूखेपन से कहा, क्या तुम्हारी मां ने तुम्हें आग से खेलने से मना नहीं किया था? अभी ये कितना खतरनाक था। ये एक हवाई जहाज है, ये सबको मार सकता है। क्या तुम समझते हो? आगजनी एक गंभीर अपराध है। अगर हमने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो मुझे डर है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता देते। तो तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमने तुम्हें बचा लिया। हाँ, आपको हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। विमान में आग लगने के कितने गंभीर परिणाम होते हैं। ऐसा इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो विमान में आग से खेलता है। क्या ये दूसरों के लिए नुकसानदेह नहीं है? ये तो मास्टर है, फिर भी उसने खुद को इस तरह जला लिया। मुझे लगता है कि वो 10 में से 1 झूठा है। उसके आसपास कई यात्री खूब बातें कर रहे थे। कुछ बातें कर रहे थे, कुछ उपहास कर रहे थे और कुछ सीधे तौर पर आलोचना कर रहे थे। अर्णव ने आगे कहा, तुमने अभी कहा कि दूसरे लोग खून और रोशनी की आपदा से जूझ रहे हैं। क्या तुम्हें यह नहीं लगा कि तुम भी आग और रोशनी की आपदा से जूझ रहे हो? मुझे लगता है कि तुम, एक मास्टर, बस अपने नाम का इस्तेमाल लोगों को धोखा देने के लिए कर रहे हो। यह कहते ही उसके आसपास की नजरें तुरंत तिरस्कार से भर गई। उसकी अपनी किस्मत भी अच्छी नहीं थी। ऐसे इंसान के पास दूसरों का भविष्य बताने की क्या योग्यता थी? यहां तक कि फ्लाइट अटेंडेंट की आंखों में भी शक की एक झलक थी और वो उस पर पहले जितना विश्वास और प्रशंसा नहीं कर रही थी। बेटा, मेरा इंतजार करो। देर सवेर मैं तुमसे हिसाब बराबर कर लूंगा। हालांकि बंजीत को नहीं पता था कि उसके दोनों ताबीज अपने आप क्यों जल गए, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि इसका कुछ न कुछ संबंध अर्णव से है। लेकिन अब उसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी और वो जल्दी से विमान के बाथरूम में भागा। वो देखना चाहता था कि क्या कोई बचाव की गुंजाइश है। केबिन में सब कुछ शांत हो गया। जिया अर्णव के कान में झुकी और मुस्कुराई। अर्णव, क्या तुमने उसे शर्मिंदा कर दिया? अर्णव थोड़ा मुस्कुराया। इसका मुझसे क्या लेना देना? उसे तो आग लगने की उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगता है कि तुम ही एकमात्र ऐसे हो जिसके पास भूत है। जिया ने आकर्षक ढंग से आंखें घुमाई। इन्हेवन समुदाय में उसने अपनी आंखों से अर्णव को सैकड़ों ताबीजों से छेड़छाड़ करते देखा था और 2 ताबीजों को जलाना तो उसके लिए बहुत आसान था। थोड़ी देर बाद बंजीत बाथरूम से बाहर निकला। इस समय उसका चेहरा दर्द से पीला पड़ गया था। उसके दांत कड़कड़ा रहे थे और उसके शरीर का लबादा जलकर राख हो गया था। वो एक भिखारी से ज्यादा बेहतर नहीं था
और उसके पूर्व मालिक जैसे चरित्र चूर चूर हो गया था। उसे अपनी सीट पर वापस आते देख दाढ़ी वाला आदमी निराश हो गया और एक तरफ हट गया, मानो वो उसके जैसे किसी के साथ बैठना ही नहीं चाहता था। यह बहुत शर्मनाक था। बंजीत ने अर्णव को तीखी नजरों से देखा। उसकी आंखों में गहरी नफरत भरी थी। विमान 10 घंटे से ज्यादा समय तक उड़ान भरता रहा और आखिरकार अफ्रीका की राजधानी के हवाई अड्डे पर उतरा। अर्णव और जिया विमान से उतरे और उनके पीछे एक बड़ा सा बैग था। असल में उन्हें अपने साथ कुछ भी लाने की जरूरत नहीं थी। यह बैग बस दूसरों की आंखें ढकने के लिए था। हवाई अड्डे के बाहर 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर उकड़ू बैठकर धूम्रपान कर रहा था। हालांकि वहां कई लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह आदमी सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला था, क्योंकि उसने बहुत जल्दी बहुत ज्यादा धूम्रपान किया था। उसका पूरा शरीर हल्के धुएं में लिपटा हुआ था। उस आदमी के बाल बिखरे हुए थे और उसने 2 साइज बड़ा सूट पहना हुआ था। वो थोड़ा बेढंगा लग रहा था। धूम्रपान करते समय उसके 2 बड़े सुनहरे दांत बीच बीच में दिखाई देते थे। हालांकि वो ज्यादा नहीं अलग दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी जिसे समय समय पर पहचानना मुश्किल था। इसी समय उसने अर्णव और जिया को बाहर आते देखा। उसकी उंगलियों के एक झटके से बुझे हुए सिगरेट के टुकड़ों ने एक परवलय बनाया और सटीक रूप से उनके बगल में रखे कूड़ेदान में गिर गए, और फिर वो उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा।